Okay, good morning, good afternoon, good evening everybody. तो इनकम टैक्स में हमने देखा इंट्रोडक्शन और डिफरेंट यू कैन से डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन विच इज टू बी बोर्न बाय पर्सन डायरेक्टली. एग्जाम्पल इनकम टैक्स, जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, जो प्रोग्रेसिव इन नेचर है. जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है that is on goods and services, goods and or services, GST, custom, etc. उसका बर्डन हम किसी पे शिफ्ट कर सकते हैं, यस, अल्टीमेट कंज्यूमर पे. और यहाँ पे जो आप टैक्स कलेक्ट करते हो एज ए चैनल, एज ए माध्यम कलेक्ट करते हो, ठीक है, और शिफ्ट कर सकते हो, यस. और ये क्या है, रिग्रेसिव इन नेचर है. मतलब यहाँ पे पर्सन की अर्निंग क्या है उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता. ओके, वो सभी पे इक्वल टैक्स चार्ज करने वाले हैं. फिर मैंने आपको यह समझाया था कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड. ओके, तो आर्टिकल 265 में बताया है कि कोई भी एक्ट या कोई भी टैक्स विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ आप चार्ज नहीं कर सकते. ओके, और 246 में बताया है, 246 आर्टिकल में, ओके, जिसके 7 शेड्यूल, लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 में स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 में कंकरेंट लिस्ट दिया है. और लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 82 में आपको दिया है टैक्स, इनकम टैक्स चार्ज करने का पावर. किसको दिया है, पार्लियामेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है. मतलब ये इनकम टैक्स किसकी रेवेन्यू होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट की नहीं. फिर 5 इंग्रेडिएंट्स ऑफ इनकम टैक्स. ओके, लो, इनकम टैक्स एक्ट 1961, बेस एक्ट, फिनांस एक्ट, एनुअल फिनांस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स 1962, नोटिफिकेशन सर्कुलर एटसेट्रा एंड केस लॉज. हमने इसमें से 2 इंग्रेडिएंट्स देख लिए थे. इनकम टैक्स में टोटल कितनी सेक्शंस हैं, 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स आर देयर. ओके, कोई भी एक्ट हो उसका सेक्शन का फॉर्मेशन कैसे होगा, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज, सब क्लोज. और सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज के अंदर में एक्सप्लेनेशन आ सकता है. व्हाट यू मीन बाय एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मीन्स व्हाट, which gives clarification regarding any particular item mentioned in the provision, या प्रोविजन को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, जिसको बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, एक्सप्लेनेशन, जो प्रोविजन को एक्सप्लेन करते हैं. ओके, जबकि प्रोविजो क्या है, प्रोवाइडेड एक्सेप्शन टू द मेन प्रोविजन. ओके, एटीजीजीबी जीजीसी एग्जाम्पल भी देखा था हमने. नेक्स्ट, फिनांस एक्ट. चलो, फिनांस एक्ट हमारा एप्लीकेबल कौन सा है, 2023 फॉर असेसमेंट ईयर 24-25. ओके, पार्ट 1 में क्या लिखा होगा, फिनांस एक्ट के पार्ट नंबर 1, हाँ, मतलब टैक्स रेट, करंट ऐसे नहीं बोल सकते, टैक्स रेट फॉर विच असेसमेंट ईयर 23-24. ओके, फिर पार्ट 2 में क्या लिखा होगा, टीडीएस रेट फॉर फिनेंशियल ईयर 23-24. और फिर पार्ट 3 में क्या लिखा होगा, एस टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, जो हमारा अभी का है, ठीक है. और पार्ट 4 में तो रिगार्डिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम, कैसे आप रूल्स बनाओगे. तो यहां तक हमने किया था, इसमें कोई डाउट है तो बताओ. चलो, क्लियर है. नेक्स्ट, इनकम टैक्स रूल्स. इनकम टैक्स रूल्स जो है, एज आई सेड, जब भी कोई एक्ट आता है तो उस एक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए, उस एक्ट को इफेक्टिवली रन करने के लिए रूल्स बनाते हैं. फॉर्मालिटीज, ओके, वो सब क्या है, वो सब आपको रूल्स में देंगे. तो या तो रूल का पावर गवर्नमेंट खुद अपने पास रखेगी, मतलब गवर्नमेंट ने ही एक्ट लेके आए हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर होगा टू फ्रेम द रूल्स, या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को ऑथोराइज कर देगी, या एक्ट ने ही किसी को पावर दिया होगा किसी भी एक्ट में. तो यहां पे इनकम टैक्स में क्या हुआ है, क्योंकि इनकम टैक्स की जो बॉडी है दैट इज कॉल्ड सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. दैट इज द ऑथोरिटी, हाईएस्ट ऑथोरिटी फॉर मेंटेनिंग द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. तो इसी को पावर दे दिया
एज आई सेड पावर गवर्नमेंट को भी मिलता है ना, तो या तो कोई एक्ट देता है या तो कॉन्स्टिट्यूशन। एज इट इज गवर्नमेंट को भी पावर नहीं मिलता है। और जब इनकम टैक्स की बात होती है, मतलब कोई भी एक्ट के रूल्स की बात होती है, तो वो एक्ट में लिखा होता है कि किसको पावर दे रहे हैं। तो सेक्शन 295 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट गिव सीबीडीटी एम्पावर्ड टू मेक रूल्स। तो यहां पे सेक्शन 295 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ने पावर दिया है किसको? सीबीडीटी को, कि आप रूल बना सकते हो। तो उन्होंने पावर का यूज करके रूल बना दिया 1962 वेरी मोमेंट। ओके, फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी फ्रेम रूल फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दिस रूल आर कलेक्टिवली कॉल्ड इनकम टैक्स रूल्स 1962। रूल्स ऑल्सो हैव, रूल्स में भी ऐसा ही होगा, सब रूल होंगे, फिर प्रोविजन होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, सब। बट एक बात समझ लेना, रूल जो है वो एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता। ओके, द प्रोविजन टू रूल सब रूल स्पेल आउट द एक्सेप्शन टू लिमिट कंडीशन। अब देखिए रूल सब रूल में क्या लिखा होगा कि लिमिट्स, कंडीशंस, गाइडलाइंस, बेसिक ऑफ वैल्यूएशन। मान लीजिए एक हमारा हेड है, फर्स्ट सैलरी हेड। सैलरी में क्या होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कुछ भी पेमेंट करे, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, तो वो टैक्सेबल होगा इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई एज ए सैलरी। बराबर है। अभी मान लीजिए कि आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, और आपको कैश मिल रहा है, सैलरी, अलाउंस, सब कुछ, तो वो तो आपको पता है वैल्यू क्या है। तो आप बोल सकते हो कि चलो मेरी सैलरी 5 लाख है, 5 लाख पे टैक्स आ जाएगा। बट मान लीजिए कार फैसिलिटी दी, हाउस रहने के लिए दिया है, तो वो सब तो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स है, बेनिफिट्स हैं। तो सर उस पर कैसे टैक्स लगेगा? नहीं बोलेंगे लगेगा, सैलरी हेड में लिखा है कि परक्विजिट में टैक्स लगेगा, और सेक्शन 17 में दिया है कि परक्विजिट कौन कौन से एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। बट बिगेस्ट प्रॉब्लम ये होगा कि वो नॉन मॉनिटरी वैल्यू है, उसको मनी वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करें, मॉनिटरी वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करें। तो रूल नंबर 3 में सब कुछ आपको दिया कि कैसे उसको मॉनिटरी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ओके, आगे एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें रूल नंबर 4 में कंडीशन दी है कि अनरिलाइज्ड रेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी जो मैं बोल रहा हूं सैलरी हेड में आएगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। बट एक्ट में सैलरी में सेक्शन 15, 16, 17 दिया है, बट वो सैलरी हेड विदाउट अप्लाइंग रूल नंबर 3 ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962 आप कर ही नहीं सकते। मतलब आपको कैलकुलेशन करना है तो रूल्स को भी साथ में लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड along with income tax these rules should also be studied। क्यों? वरना तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे टैक्स को, क्योंकि बीच बीच में आपको कुछ कंडीशंस देंगे, कुछ वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स देंगे, कुछ लिमिट देंगे, तो सब रूल्स में देंगे। और ये नहीं, कंपनीज एक्ट भी देख लो, ये रूल बेस्ड है। यहां पे तो एक ही रूल है, इनकम टैक्स रूल्स। कंपनी में तो चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज रूल्स। अभी अकाउंट का रूल्स अलग, डिविडेंड का रूल अलग, ऑडिट का रूल अलग, प्रोस्पेक्टस का रूल अलग, फॉर्मेशन का रूल अलग, मतलब सबके लिए हर एक चैप्टर वाइज, चैप्टर में भी कई सारे रूल। तो आपको पर्टिकुलरली जब लॉ स्टडी करना है, एज आई सेड एक्ट, ओनली एक्ट से हम नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलता ना, ओनली मॉड्यूल इज नॉट इनफ, वैसे ओनली एक्ट इज नॉट इनफ। तो ये जब आप सिर्फ मॉड्यूल करके जाते हो ना, तब आपने क्या किया, ऐड करके गए। अभी रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, केस स्टडी, जब ये सब आप करते हो ना, तब जाके क्या होता है कि आप पूरा टेक्स्ट समझ सकते हो। तो वैसे ही इंटर को या पूरे सब्जेक्ट को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल, आरटीवी, एमटीवी, पास ईयर क्वेश्चंस, एवरीथिंग, इनकम टैक्स लो, वैसे ही लो करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो वो लो मैंने एक ही मॉड्यूल में आपको दे दिया। ओके, तो अभी आपको सब जगह पे जाने की जरूरत नहीं। तो ये रूल समझ में आ गए। 295 गिव्स पावर। ओके, फिर आते हैं सर्कुलर नोटिफिकेशन। ये भी सीबीडीटी इश्यू करती है। ये सीबीडीटी को सर्कुलर और नोटिफिकेशन इश्यू करने का पावर किसने दिया? वो भी एक्ट ने। अभी एक्ट जब तक आपको पावर नहीं कि आपके पास पावर आएगी नहीं, ऑब्वियसली, राइट। तो सेक्शन 119 CBDT issue circular or notification from time to time।
सर ये सर्कुलर और नोटिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? सर्कुलर जो है दैट इज टू क्लैरिफाई डाउट्स रिगार्डिंग स्कोप एंड मीनिंग ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जैसे नोटिफिकेशन मतलब एक्सप्लेनेशन तो देते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन पर्टिकुलर सेक्शन में जो वर्ड है उसको एक्सप्लेन करते हैं या एक्सप्लेनेशन उस प्रोविजन का देते हैं। बट कई बार क्या होता है कि वो, अभी देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द लॉ। अभी ये मैं जो बोल रहा ना वर्ड इंटेंट और इंटेंशन ऑफ द लॉ, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा, लॉ में एक चैप्टर आता है ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ओके, लॉ अलाइड लॉस, वो भी है न्यू सिलेबस में भी रखा हुआ, अच्छा है चैप्टर, ठीक है। तो उसमें आप क्या इंटरप्रेट करोगे कि लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, तो वहां पे भी बोलते हैं कि वी नीड टू सी द इंटेंशन ऑफ द एक्ट, कि वो किस इंटेंशन से किया गया। अभी कई बार क्या होगा, कुछ प्रोविजन में लिखा है, तो आज कोई सेंटेंस लिखा है, तो जो रीड करने वाला है वो अपने हिसाब से कुछ मीनिंग निकाल रहा है और 2-3 अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं और जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको किसको पूछना पड़ेगा, जिसने ये जिस इंटेंशन से लिखा है उसको आपको पूछना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसका मीनिंग तो अलग अलग निकल के आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अभी सीबीडीटी जो है, जो टैक्स को एडमिनिस्टर करते हैं, जिसको टैक्स का नॉलेज है, वो क्या करेंगे, सर्कुलर निकालेंगे कि इस प्रोविजन में जो है उसका रियल मीनिंग ये है ओके, जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे। सर्कुलर इश्यूड बाय सीबीडीटी फ्रॉम टाइम टू टाइम डील विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड टू क्लैरिफाई डाउट्स रिगार्डिंग स्कोप एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन आइटम। तो यहां पे क्या करेंगे कि अगर कोई प्रोविजन में, कोई एक्ट में कोई डाउट है, तो डाउट को क्लियर करेंगे। सर्कुलर इश्यूड फॉर गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स, हाँ ये सर्कुलर होता है, वो किसके लिए होते हैं? अभी देखिए कई बार ये सीबीडीटी जो अथॉरिटी है ना, दैट इज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ओके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हायरार्की आप आगे देखोगे फाइनल लेवल पे ओके, जिसमें कई सारे ऑफिसर्स, असिस्टेंट, जॉइंट, डेप्यूटी, कमिश्नर, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, इट गोज ऑन ओके। और वो सभी रिपोर्टेबल किसको है? हायरार्की में सीबीडीटी को। तो अल्टीमेटली सीबीडीटी बोर्ड है जो पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैनेज करता है। अभी मान लीजिए जैसे हम ये स्टडी करते हैं, वैसे डिपार्टमेंट के लोग भी स्टडी करेंगे ना, क्योंकि जैसे आप क्यों स्टडी करते हो? बीइंग अ कंसल्टेंट वी नीड टू एडवाइज अवर क्लाइंट। अभी क्लाइंट के बिहाफ पे आपने रिटर्न फाइल कर दिया, अभी रिटर्न फाइल करने के बाद की प्रोसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देखना है कि ये जो आपने क्लेम किया है, डिडक्शन क्लेम किया है, वो सब सही है कि नहीं है ओके। तो फॉर दैट वेरी रीजन डिपार्टमेंट के लोग भी पूरा एक्ट को स्टडी करेंगे। अभी उसको भी कुछ डाउट है, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ओके, तो फिर क्या होगा कि अगर वो डिस्प्यूट जेन्युइन है तो डिपार्टमेंट क्या करेंगे, उस पर एक सर्कुलर निकाल देंगे ओके। ऐसे काफी सारे सर्कुलर्स निकालते रहते। अभी मैं दिखाता हूं क्या है सर्कुलर ओके। सर्कुलर, द डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय द सर्कुलर, बट ये सर्कुलर किसको बाउंड है? डिपार्टमेंट को। सर्कुलर इज नॉट बाउंड टू एसएससी, एसएससी मतलब टैक्स पेयर। अभी एसएससी की डेफिनेशन हमने देखी नहीं है ओके। एसएससी मींस हु? टैक्स पेयर। अभी फिलहाल हम मान लेते हैं टैक्स पेयर है, बाकी उसका वर्ड बहुत टर्म बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, बट ये सर्कुलर है वो बाइंड किसको करता है? क्योंकि ये सर्कुलर इश्यू कौन कर रहा है? सीबीडीटी। तो सीबीडीटी जो है उसके सबऑर्डिनेट को बाइंड कर सकते हैं, हमें नहीं बाइंड कर सकते। हाँ एक्ट में कुछ लिखा है बोलो, वो हम फॉलो करेंगे, ये एक्ट नहीं है, ये तो सर्कुलर ओवर एंड अबव एक्ट गिवन बाय द डिपार्टमेंट है। फिर डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन भी इश्यू करेंगे। ये नोटिफिकेशन क्या है? अभी नोटिफिकेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करेंगे ओके। द सीबीडीटी एम्पावर्ड टू मेक एन अमेंड रूल फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन व्हिच आर बाइंडिंग ऑन बोथ। और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी पावर दे सकते हैं। अभी वैसे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर डिपार्टमेंट को दे सकते, डिपार्टमेंट भी नोटिफिकेशन इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दिस इज हाउ दे इश्यू द सर्कुलर, सर्कुलर नंबर सो एंड सो फॉर ईयर सो एंड सो
तो जिस ईयर में जो भी सर्कुलर इश्यू किए हैं, ओके, वो यहां पे हो जाएंगे। कई बार क्या करेंगे, वो ऑर्डर जो है मतलब सर्कुलर इश्यू करके डेट को एक्सटेंड करेंगे। मान लीजिए हमने अभी देखा कि इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट क्या है, 31 जुलाई, तो फिर कई बार क्या करेंगे, अभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो एक्सटेंड कर देंगे। ओके, यहां पे अगर आप देखोगे, ओके, नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो, तो ऐसे करके नोटिफिकेशन निकालेंगे, सर्कुलर निकालेंगे। ओके, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फॉर रिफंड क्लेम कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, मतलब उसके पावर में है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्रोविजन टू रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके, so like that it goes on. देखिए यहाँ पे सर्कुलर नंबर 6, फिर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ चैरिटेबल रजिस्टर्स रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे अभी क्या है, अभी हमें ये प्रोविजन ही नहीं पता है, तो ये सर्कुलर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो आपको फाइनल लेवल पे आता है, उसका टैक्सेशन। अभी यहाँ पे तो हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल का टैक्सेशन ही करने वाले हैं, ठीक है, इंटर लेवल पे। इज इट क्लियर? तो ऐसे वो सर्कुलर निकालते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, इश्यू करते हैं। तो पावर ऑफ सिविलिटी। एंड लास्ट इंग्रेडिएंट्स केस लॉ, लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। एज आई सेड, केस लॉ रेफर टू डिसीजन गिवन बाय एनी कोर्ट। ओके, मतलब अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, हाउ द रिजोल्यूशन मैकेनिज्म विल वर्क। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर की नोटिस है, बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और कोई भी ऑफिसर, तो उसके अगेंस्ट में आप जा सकते हो कमिश्नर ऑफ अपील, कमिश्नर ऑफ अपील में। फिर अगर उसमें भी आप हार गए और आपको हायर अथॉरिटी पे जाना है, तो आप इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, जो टैक्स का ट्रिब्यूनल है। यहां तक की जो कोर्ट है वो सिर्फ टैक्स के रिलेटेड है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि हर एक लॉ में एक ऐसा ट्रिब्यूनल होता है जो रिस्पेक्टिव लॉ का, रिस्पेक्टिव एक्ट का जो भी डिस्प्यूट है वो रिजोल्व करता है। क्यों? सीधे सीधे हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, वैसे भी बहुत सारे केस भरे पड़े, ठीक है। तो यहां पे, और वैसे भी अगर टैक्स का मामला है तो फिर टैक्स डिपार्टमेंट या टैक्स के लिए जो सेपरेट अथॉरिटी है वही सॉल्व कर ले, और फिर उससे भी आगे जाना है तब जाके हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो दिस इज हाउ रिजोल्यूशन मैकेनिज्म विल वर्क। अभी किसी ने ये चैनल जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके केस विन करके आए और आपके भी केस सिमिलर है, तो फिर आप क्या बोलोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? रिप्लाई क्या करोगे? देखो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दिया था, वैसा ही मेरा केस है, तो अभी अलाउ कर दो ये एक्सपेंस को, बस। फिर आपको ये चैनल फिर से करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो केस हो चुका है। अभी बार बार कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो आप? अपना खर्चा क्यों बढ़ा रहे हो? सेम सिमिलर केस हैं, तो फिर वहां पे एक बार सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो फिर क्यों यहां पे? सर अगर ये केस स्टडी हमें स्टडी करनी है तो डिपार्टमेंट को स्टडी नहीं करनी चाहिए नोटिस इश्यू करने से पहले? आप देखिए, वो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट, करनी चाहिए, बराबर है, बट फिर भी डिपार्टमेंट से कई लोग एज इट इज नोटिस दे देंगे। ओके, फिर हमारा काम क्या है? उसको नहीं पता है सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था। ओके, तो हमें वो ढूंढ के बताना है कि ये देख लो और फिर नोटिस दो। अब इसको तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, कि नोटिस देने से पहले चेक नहीं करना चाहिए, नीड टू बी हम्बल और रिप्लाई दे देना है कि ये है, ठीक है, सिंपल। तो फिर वो अलाउ कर देंगे कि हाँ सही बात है, चलो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो फिर हम तो अलाउ कर ही देंगे। इज दिस क्लियर? तो ये केस स्टडीज आपको पता होने चाहिए सारे, रिस्क जितने भी टॉपिक हैं वो टॉपिक को लेकर। और इसमें होता क्या है समझो, ये इंटर लेवल पे आप जितना सिंप्लीफाइड करके लर्न करोगे ना कोई भी प्रोविजन को, चाहे पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, ओके,
उसमें प्रोविजन दिया होगा, ये आप जो एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है वो पढ़ रहे हो। ये केस स्टडी में क्या आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और ऐसा आएगा तभी तो केस स्टडी बनेगा ना। अगर वो सिंपल टॉपिक है तो वो तो सभी को पता है, लिखा है सिचुएशन को और डिसीजन ले सकते हो आप, बट ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जिस पे केस स्टडी बनता है, मतलब तभी तो वो केस जो है वो वहां तक जाएगा ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तक जाएगा। ओके, तो फिर वो आपको स्टडी करना है, और वहां पे फिर आपको लगेगा ओ केस ऐसा भी हुआ है। क्योंकि कई बार क्या होगा कि 6 मंथ्स को आपको टाइम लिमिट दिया है और 6 मंथ्स के बाद आप करोगे, ओके, तो बोलेंगे डिसअलाउ होता है। अब यहाँ पे तो हम बोल देंगे डिसअलाउ नहीं होगा, बोलेंगे 6 मंथ में गवर्नमेंट ने बॉन्ड इश्यू नहीं किए तो हम कैसे बाई करें, अभी जब इश्यू करेंगे तब बाई करेंगे ना। तो ऐसा भी कोर्ट ने अलाउ किया है कि हाँ बात तो सही है लॉजिकली, आप टाइम लिमिट दे रहे हो 6 महीने में आपको बॉन्ड परचेस कर लेने हैं, ठीक है, अभी गवर्नमेंट को बॉन्ड परचेस करने हैं, पर गवर्नमेंट ने वो 6 महीने में बॉन्ड इश्यू नहीं किए, अभी जब इश्यू करेंगे तब परचेस करेंगे ना, और 7th मंथ में इश्यू किए तो मैंने तब परचेस कर लिए, तो हमें अलाउ करो। तो फिर कोर्ट ने अलाउ भी किया है। तो कई बार क्या होगा, प्रैक्टिकल सिचुएशन देखनी होती है और फिर वहां पे क्या कोर्ट ने डिसीजन दिया है, दैट इज हाउ यू कैन अडॉप्ट इट ओवर हियर। ओके, द स्टडी ऑफ केस लॉ इज इंपॉर्टेंट अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पार्लियामेंट टू कंसीव एंड प्रोवाइड ऑल पॉसिबल। और ऑब्वियसली आप बोलते हो सर एक्ट बनाया है तो एक्ट में वो सब सिचुएशन ले लो, अरे पॉसिबल ही नहीं है। अभी देखो सप्लाई में आपको बता रहे हैं, जीएसटी में सप्लाई में आपको बता रहे हैं कि ये सप्लाई है ये सप्लाई नहीं है, 7 में सब कुछ दे दिया, सेक्शन 7 में सप्लाई बराबर है। बट अभी होता क्या है, कुछ ऐसे इश्यू होते हैं जो हर एक इश्यू को प्रैक्टिकली आप नहीं बोल सकते ये सप्लाई नहीं है, तो फिर क्या करना है, तो जब वो इश्यू आए रेज हो तो सर्कुलर इश्यू होगा। अभी सर्कुलर नहीं करेंगे तो फिर डिस्प्यूट होगा। अभी वहां पे तो क्या है, जैसे ही सिचुएशन आती है पता चलता है प्रैक्टिकल तो सर्कुलर निकाल देते हैं। अभी सर्कुलर निकाल दिया तो क्लियर हो गया, बट अगर क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, डिस्प्यूट होगा बिटवीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और रिस्पेक्टिव पर्सन एसएससी, और फिर केस जाएगा कोर्ट में और फिर डिसीजन आएगा और फिर वो डिसीजन में जजमेंट बन जाएगा। Hence, judiciary will hear dispute between SSC and department and give decision on various issues. The Supreme Court is apex court. हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट जो है वो टॉप मोस्ट कोर्ट है, ठीक है, एंड लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इज अ लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड। ओके, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया बात हो गई खत्म। ओके, The decision given by various high court will apply in respective states in which high court have jurisdiction. अभी देखिए कई बार क्या होगा पता है, ये तो ठीक है, मान लीजिए आपका jurisdiction गुजरात में है तो आप गुजरात हाई कोर्ट में जाओगे। अभी एक ही डिसीजन पे गुजरात हाई कोर्ट जो है उसने कुछ अलग डिसीजन दिया है, ओके, और कोई और स्टेट है, ओके, उसने कुछ अलग डिसीजन दिया है, तो भी आप दोनों का रेफरेंस दे सकते हो। बट वो लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे गुजरात हाई कोर्ट, आप कहां पे हो, गुजरात में, गुजरात हाई कोर्ट ने क्या दिया आपको एप्लीकेबल है भाई। अभी दूसरी कोई हाई कोर्ट क्या बोलती है मतलब मैटर नहीं करता है, आप गुजरात में हो तो गुजरात हाई कोर्ट ने क्या बताया है दैट मैटर्स। कई बार ऐसा भी है, 2 हाई कोर्ट के बीच में भी वो होता है कि अलग डिसीजन दिया है, क्योंकि वहां पे एविडेंसेस, पॉइंट ऑफ व्यू वो सब अलग प्रेजेंट हुआ था और तब रिस्पेक्टिव जज ने वो डिसीजन लिया। We need to respect that decision. Okay. तो यहां पे बता दिया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो सभी को वैलिड ही है, बट अगर 2 हाई कोर्ट के बीच में डिस्प्यूट है, ओके, मतलब हाई कोर्ट ने अलग अलग डिसीजन दिया है, तो आप जिस स्टेट में हो उस हाई कोर्ट ने जो भी डिसीजन लिया वो आपको एप्लीकेबल होने वाला है। ओके, तो ये थे 5 इंग्रेडिएंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें 298 सेक्शंस एंड 14 schedules are there, section, subsection, clause, subclause, okay, proviso and exception. Proviso क्या है, exception. Explanation क्या है, clarification regarding further provision. Finance Act 2023, जिसमें क्या है, पार्ट 1 में आपको दिया है टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, पार्ट 2 में दिया है टीडीएस रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, पार्ट 3 में दिया है टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25,
ओके, और टीडीएस रेट फॉर सैलरी, और पार्ट 4 में एग्रीकल्चर। इनकम टैक्स रूल्स में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, किसको, सीबीडीटी को। किसने पावर दिया, आईटी एक्ट सेक्शन 295। सेम वे सर्कुलर नोटिफिकेशन, किसने पावर दिया, सेक्शन 119। ओके, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर का। ओके, सर्कुलर डाउट क्लैरिफाई करते हैं, नोटिफिकेशन जो है वो जनरली गवर्नमेंट इश्यू करते हैं, इवन सीबीडीटी कैन इश्यू द सर्कुलर नोटिफिकेशन। एंड सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के सारे डिसीजंस। ओके, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप जजमेंट ले सकते हो ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। देयर आर टू काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ। अभी वो आपके लेवल में नहीं है, बट छोटा सा टॉपिक में समझा देता हूं। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब अगर फैक्ट में कोई डिस्प्यूट है तो आप आईटीएटी तक ही जा सकते हो। ओके, बट जब लॉ में प्रॉब्लम है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो लॉ को इंटरप्रेट करके डिसीजन देते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लॉ में कुछ गड़बड़ है या लॉ में कुछ इंटरप्रिटेशन अलग हो रहा है, मैं कुछ और समझ रहा हूं, डिपार्टमेंट कुछ और समझ रहे हैं, तब आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। ठीक है, और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, डिसीजन हो गया फाइनल, लॉ ऑफ लैंड। ओके, चलो इतना क्लियर है। सेक्शन 1 क्या होगी, रिस्पेक्टिव स्कोप, जो भी सेक्शन पर्टिकुलर एक्ट है वो किसको एप्लीकेबल है उसके बारे में होगा। सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, एज आई सेड इनकम टैक्स में सेक्शन 3 भी डेफिनेशन में चलती है, तो उसके बाद सेक्शन 4 से शुरुआत होगी इस एक्ट की। तो इस एक्ट में सेक्शन 4 दिया है आपको चार्जिंग सेक्शन। सर ये व्हाट डू यू मीन बाय दिस चार्जिंग सेक्शन, मतलब जिससे चार्ज होगा टैक्स। ओके, ये ऐसी सेक्शन है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि टैक्स आएगा कि नहीं आएगा। तो बोले चार्जिंग सेक्शन में लिखा हुआ है सेक्शन 4 में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टैक्स शैल बी चार्ज एट रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय फिनांस एक्ट। सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट में है 61 में, और फिर एवरी ईयर फिनांस एक्ट उसको अमेंड करता है। तो एज आई सेड फिनांस एक्ट 2023, जहां पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 दिया है, जहां पे एवरी ईयर रेट। अभी नेक्स्ट ईयर जाओगे तो फाइनेंस एक्ट 24, इट गोज ऑन, एवरी ईयर टैक्स रेट्स आएंगे। चार्ज इज एवरी पर्सन, चार्ज किस पे होगा, पहले तो चार्ज किस रेट से होगा, तो टैक्स रेट्स जो भी प्रिस्क्राइब किए हुए वो इनकम फिनांस एक्ट ने। नेक्स्ट पर्स किस पे होगा, ऑन पर्सन। पर्सन मतलब क्या, तो 231 में आपको पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है, तो आगे देखेंगे व्हाट यू मीन बाय पर्सन। पर्सन में सब इंक्लूड हो जाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन हो या रियल नेचुरल पर्सन। टैक्स इज चार्जेबल ऑन टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड नॉट असेसमेंट ईयर। अब इसका भी एक्सेप्शन है, वो भी आगे हम देखेंगे क्या है। एंड टैक्स शैल बी लेविड इन अकॉर्डेंस विद सब्जेक्ट टू प्रोविजन कंटेन इन द एक्ट। इसका मतलब यहां पे अगर सेक्शन 4 की स्टडी करें ना, अगर आपकी इनकम है ना, इनकम मतलब क्या वो भी डिफाइन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम। अगर आपकी इनकम है ओके, तो फिर टैक्स आएगा ही आएगा। ओके, मतलब यहां पे कोई एम्बिगिटी है ही नहीं, ओके, कि टैक्स होगा कि नहीं होगा। उन्होंने बोल दिया इनकम है मतलब टैक्स होगा, और इनकम की डेफिनेशन में आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए, और इनकम की डेफिनेशन को बोल दिया है, ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है। डेफिनेशन दो तरह की होती है, इंक्लूसिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव मतलब ये 5 पॉइंट बोला है बस वही काफी है। इंक्लूसिव मतलब ये 5 पॉइंट तो है, उसके जैसे सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, मतलब इनकम में सब कुछ आ जाएगा। तो जब तक वो नहीं बोलेंगे कि ये टैक्स एग्जम्प्ट है, तब तक एग्जम्प्ट नहीं है। इनकम है टैक्स, मतलब ये सामने से बोलने चाहिए कि ये इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जम्प्ट है, या बेसिक एग्जम्पशन तक कोई टैक्स नहीं है, बस तब तक नहीं लगेगा, बाकी सबको टैक्स है। अभी इसके लिए ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है, उसके सारे चैप्टर जो हैं वो इसी के फ्लो में ही आ जाएंगे। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको प्रीवियस ईयर की इनकम कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो यहां पे 2 स्टेप, एक टोटल इनकम और टैक्स पेबल कैलकुलेट करो, और दूसरा रिटर्न फाइल करो, बस वही तो काम है। ठीक है, आपको क्या करना है, इनकम एसेस करो,
इस पर टैक्स काउंट करो, टैक्स काउंट हो जाए तो फिर इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दो। दूसरा क्या है स्टेप, बस फाइल योर रिटर्न, दैट्स इट, योर काम, योर वर्क इज ओवर। ठीक है, चलो क्लियर इतना ना। अभी टैक्स को कैलकुलेट कैसे करें, हाँ इसके बहुत सारे स्टेप्स। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप, सबसे पहले डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। अब ये कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, बेसिक्स। उसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 2, रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। सर ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्योंकि इनकम टैक्स यहां पे सेक्शन 4 में तो बता दिया टैक्स लगेगा अगर वो इनकम है तो, बट अगर हम सेक्शन 5 देखें तो सेक्शन 5 और उसकी सबसेक्शन 1, सेक्शन 5 और उसकी सबसेक्शन 2, जो मैंने आगे आपको यहां पे सबसेक्शन का एग्जांपल में दिया था। ओके, जो डिफाइन क्या करता है, सेक्शन 5 विच डिफाइन स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ रेसिडेंट 5(1) में, और 5(2) में नॉन रेसिडेंट। मतलब सेक्शन 4 में बोला है चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 5 में बोला है ये स्कोप टोटल इनकम में कौन कौन से इंक्लूड होगा, किस पर्सन को बोलेंगे आपका स्टेटस क्या है, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट, उसके बेसिस पे। तो पहले मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करो कि आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट। क्यों, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो हम आपको टैक्स लगाएंगे, मतलब इसी के बेसिस पे इनकम चार्जेबल होगी कि नहीं होगी, इनकम इज टैक्सेबल और नॉट, ये डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद जाके टैक्स लगाएंगे। और अगर आप रेसिडेंट हो उसमें भी 2 बाइफर्केशन, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ओके, एंड नॉट ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, अभी ये क्या है, उसके लिए आपको पूरा चैप्टर नंबर 2 देखना पड़ेगा। सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस, 6(1), 6(2), 6(3), 6(4), 6(5), 6(6), दिस ऑल आर रेसिडेंशियल स्टेटस, अलग अलग पर्सन के लिए। ठीक है, इज दैट क्लियर। अभी रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन क्यों करना, देखिए कोई भी कंट्री है, ओके, कोई भी कंट्री वर्ल्ड में, वो टैक्स चार्ज 2 ही रूल से कर सकते हैं, उसके चार्ज करने के 2 रूल है। कोई भी कंट्री इनकम टैक्स जब चार्ज करेगी, इनकम के नाम पे जो भी टैक्स लगी, वो 2 ही रूल से चार्ज कर सकती है। एक होता है रेसिडेंस रूल और एक होता है सोर्स रूल। अभी इनकम टैक्स का पावर किसका है, इंडियन गवर्नमेंट का, ऑब्वियसली। तो इंडियन गवर्नमेंट कैन टैक्स ओनली व्हेन यू आर इन इंडिया, ऑब्वियसली। आप यूएस में जाके किसी को बोलोगे कि ट्रम्प जी टैक्स दे दो, बोलेंगे मैं क्यों दूंगी, मैं इंडिया आया हूं, बोले नहीं, मैंने इंडिया में इनकम ऑन किया, बोले नहीं, तो फिर मैं टैक्स क्यों दूं इंडियन गवर्नमेंट। सही बात है। तो या तो आप इंडिया के रेसिडेंट हो, आप इंडिया के रेसिडेंट हो, मतलब नॉर्मली। अब देखिए टैक्स क्या है, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, वाई गवर्नमेंट चार्जेस टैक्स, अरे आपको सारी फैसिलिटी देनी है ना, कहां से लाएंगे। अभी आप नॉर्मल इंडिया में रिसाइड करते हो, रेसिडेंट मतलब क्या, अभी वो चैप्टर 2 में देखेंगे, बराबर है। बट मान लीजिए रेसिडेंट मतलब क्या, नॉर्मली आप यहां पे रहते हो, मतलब मुफ्त में सारी सर्विसेज ले रहे हो, ये रोड मुफ्त में ही ले रहे हो ना, हाँ बराबर है, जब तक टैक्स नहीं भर रहे हो तब तक तो ये सारी फैसिलिटीज आप यूज कर रहे हो और यहीं पे हो पूरे साल, कहीं जाते ही नहीं है। ओके, 365 डेज आपको यहां पे हम कैरी कर रहे हैं और आपको सारी फ्री में फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। तो फिर आपकी जो भी इनकम है उन सभी पे टैक्स भरो। बोले मैंने तो यूएस में इनकम अर्न की, फिर भी इंडिया में टैक्स भरो। क्यों भाई, आप तो इंडियन रेसिडेंट हो ना, तो रेसिडेंट को सारे वर्ल्ड की इनकम टैक्स भरो। बोले मुझे मून में होटल बनानी है और वहां से इनकम होगी, अरे वर्ल्ड नहीं, यूनिवर्स में से कहीं से भी इनकम अर्न करोगे आप, इंडिया में टैक्स भरो। रिसाइडिंग
इन इंडिया। तो एक तो कोई भी कंट्री जो है वो एक रेसिडेंस रूल से चार्ज कर सकती है कि आप इंडिया के रेसिडेंट हो, टैक्स भरो, किसी भी इनकम पे टैक्स भरो। दूसरा, आपका सोर्स इंडिया का है, सोर्स मान लीजिए नॉन रेसिडेंट, वो यूएस में रहता है, इंडिया का भी आता नहीं, बट इंडिया की, भारत की सरजमी से आपने कुछ अर्न करके ले जा रहे हो, हम ले जाने देंगे आपको क्या, टैक्स पे किए बिना। तो अगर आप इंडियन टेरिटरी में आके ऑनलाइन भी आके कुछ अर्न करते हो, ओके, सोर्स कहां का है, इंडिया। बोलेंगे पर हम इंडिया में रेसिडेंट नहीं है, वी आर नॉन रेसिडेंट, हम तो यूएस में है, वहां पे ऑनलाइन बैठे बैठे इन्वेस्ट किया, कहां पे इन्वेस्ट किया, इंडिया। इंडिया में हमारा पावर है। तो कोई भी कंट्री जो है वो दो रूल से लगा सकती है, एक सोर्स रूल और एक रेसिडेंस रूल। अभी रेसिडेंस रूल के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप रेसिडेंट हो तो फिर तो हमें सोर्स जानना ही नहीं है। आप इंडिया में अर्न करो, फॉरेन में अर्न करो, आप रेसिडेंट हो ना, चलो टैक्स पे करो इंडिया में। दैट इज व्हाई वी नीड टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस फर्स्ट। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3, डिफरेंस हेड्स। जैसे आपकी कोई भी इनकम होगी, वो इनकम को हम डिवाइड करेंगे 5 हेड्स में, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब आपकी कोई भी इनकम है, ओके, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू दिस 5 हेड्स। ओके, अभी यहां पे अगर आप देखोगे, अ पर्सन में अर्न इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फॉर एग्जांपल सैलरी अर्न इनकम बाय वे ऑफ सैलरी, ही ऑल्सो गेट इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। मतलब आप कई तरह की इनकम अर्न कर सकते हो। जो जॉब कर रहे हैं उसको सैलरी मिलेगी। तो सेक्शन 15 से लेके 17 तक सैलरी इनकम है, 15, 16, 17, मतलब अलग अलग है, डिडक्शन भी इसमें आ जाएंगे और ऑल दिस थिंग्स। सेक्शन 22 to 27 और हाउस प्रॉपर्टी है। सेक्शन 28 to 44 प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन है। सेक्शन 45 to 55 कैपिटल गेन है, एंड सेक्शन 56 to 59 ओके अदर सोर्सेस। जो 4 हेड्स में नहीं है वो सब कहां पे आ जाएगी। चलो इतना क्लियर है। अभी आपको क्या करना है, ये क्लैरिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम एंड डिफरेंट हेड्स है, बट ये तो आपने क्या किया, सिर्फ क्लासिफाई किया कि पहले इनकम हुई तो पहले आपको ये देखना है टैक्सेबल है कि नहीं है। अगर टैक्सेबल ही नहीं है तो हम काउंट ही नहीं करेंगे उसको। तो वो कैसे पता चलेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5152 ओके। चलो डिसाइड कर लिया कि 5 हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर आपको हर एक हेड की इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मतलब सैलरी में सैलरी हेड कैलकुलेट करो, हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी हेड। और इसमें होगा क्या पता है, जब आप रिस्पेक्टिवली हेड में कैलकुलेट करोगे ना तो वहां पे ऐसा होगा ओके कि हर एक हेड की इनकम कैलकुलेट करोगे और हर एक हेड के डिडक्शंस होंगे। ये डिडक्शन होंगे या एक्सपेंसेस आप जिसको बोल सकते हो, लाइक सेक्शन 16 में सैलरी के डिडक्शंस हैं, सेक्शन 24 में हाउस प्रॉपर्टी के डिडक्शंस हैं, सेक्शन 30 से लेके 37(1) तक पीजीबीपी में डिडक्शंस हैं, सेक्शन 54 में कैपिटल गेन के एग्जेम्पशंस हैं ओके। तो लाइक दैट इट गोज ऑन। तो यहां पे क्या होगा, हर एक हेड जो है उसके डिडक्शंस हैं। फिर आपकी नेट सैलरी इनकम, नेट हाउस प्रॉपर्टी, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, दैट इज हाउ इट विल बी योर टोटल इनकम ओके, ग्रोस टोटल इनकम रादर। अभी देखिए इनकम जो है उसमें एग्जेम्पशंस भी हो सकते हैं, एग्जेम्पशंस। ये एग्जेम्पशंस क्या है, सेक्शन 10 एज आई सेड, पहले एग्जेम्पशन का एक सेपरेट चैप्टर हुआ करता था, बट उन्होंने हटा के क्या कर दिया, सारे चैप्टर में उसको मिक्स कर दिया कि भाई सैलरी की एग्जेम्पशन सैलरी में डाल दो, हाउस बोर्ड एग्जेम्पशन हाउस बोर्ड में डाल दो, राइट। तो सेक्शन 10 क्या है, क्योंकि यहां पे आपको क्या दिया है, कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। आप बोलोगे इनकम मतलब टैक्सेबल, तो यहां पे कुछ इनकम पे हमें टैक्स नहीं लेना है,
तो इसीलिए हमने सेक्शन 10 में आपको पूरा लिस्ट दे दिया है कितनी इनकम पे हमें टैक्स नहीं चाहिए। दोज आर इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन। ओके, इज दैट क्लियर? देयर आर सर्टेन इनकम लाइक एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है, तो एग्रीकल्चर इनकम को हम कंसीडर नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम जो है उस पे आपको एग्जेम्पशन मिलता है, अभी वो क्या है वो आगे देखेंगे। ओके, ऑल्सो सम इनकम आर पार्टली एग्जेम्प्ट लाइक हाउस रेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, वो हम सैलरी में देखेंगे। अभी यहां पे इन्होंने बोला है रिफर चैप्टर नंबर इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, नाउ इट इज मर्ज्ड इन ऑल चैप्टर्स। तो अभी उसका सेपरेट चैप्टर हम देखने वाले नहीं है। ओके, और डिडक्शंस है। सर ये डिडक्शंस क्या है? डिडक्शंस एंड अलाउंसेस प्रिस्क्राइब अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। फॉर एग्जांपल कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन इज, तो मैंने यहां पे बोला ना आपको, सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ऐसे सारे डिडक्शंस आपको दिए हुए हैं, वो रिस्पेक्टिव हेड में हम देखेंगे। ओके, अभी यहां पे 115 बीएससी को लेकर एक पैराग्राफ दिया है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, बट फिलहाल ये पैराग्राफ को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी आपको टैक्स रेजिम के बारे में कुछ पता नहीं है। ओके, एज्यूमिंग ब्लैंक हुआ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट 115 बीएससी। आगे जब 115 बीएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और नॉर्मल टैक्स रेट आएंगे तब मैं उसको डिस्कस करूंगा ये टॉपिक को। तो यहां पे देखोगे एग्जेम्पशन डिडक्शन एंड रीच एट रिफर्ड, हाँ देखिए इन्होंने ही बोल दिया कि एग्जेम्पशन डिडक्शन कहां पे है, चैप्टर 3, मतलब हेड ऑफ इनकम में ही सब कुछ ले लिया हमने। तो ये सारे हेड ऑफ इनकम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 के यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने क्या किया है, मॉड्यूल के जो भी चैप्टर है उससे मैं डिवाइड किया है, और फिर मुझे जो सेपरेट अलग करना है उसको मैंने यूनिट के फॉर्म में अलग कर दिया है, लाइक मॉड्यूल। एक और बात, सिंपल लॉजिक है, जो इनकम टैक्सेबल है उसके एक्सपेंस मुझे माइनस मिलेंगे, अलाउ होगी ऑब्वियसली यस। अगर मैं बिजनेस करता हूं, मेरी बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस करने के लिए मैंने एम्प्लॉय को सैलरी पे की, मैंने बिजनेस प्रीमाइसेस का रेंट पे किया, तो दो आर जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन। यहां पे इन्होंने क्या बोला, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, इनकम को एग्जाम कर रहा हूं और एग्रीकल्चर एक्सपेंस को मैं पीएनएल में डेबिट कर रहा हूं। बोले एग्रीकल्चर एक्सपेंस है, मुझे इनकम में से बात, अरे जिसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है उसके एक्सपेंस हम अलाउ क्यों करेंगे आपको? हेंस एग्जाम्प्ट इनकम के एक्सपेंसेस इज अलाउड। एक वर्ड समझ लेना, डिसअलाउंसेस या डिसअलाउड, ये आपके लिए नया वर्ड है, इनकम टैक्स का वर्ड है। डिसअलाउड तब होता है जब अलाउ नहीं होता है, सिंपल। ओके, मतलब कि अगर नॉर्मली कोई एक्सपेंस अलाउ होता है बट आप बोलते हो डिसअलाउ, मतलब वो अभी अलाउ नहीं होगा, एज एन एक्सपेंस आपको डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। तो एग्जेम्प्ट इनकम की कोई भी एक्सपेंस आपको डिडक्शन में मिलने वाली नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि इनकम ही टैक्सेबल नहीं रहे, तो फिर उसका एक्सपेंस क्यों हम बात दें आपको? ओके, फिर चैप्टर 4 आता है क्लबिंग। ये क्लबिंग क्या है? क्लबिंग ऑफ इनकम। ये जो क्लबिंग ऑफ इनकम है इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे? इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन अदर पर्सन। मतलब होता क्या है समझो, किसी और की इनकम, अभी मेरी इनकम है तो मुझे टैक्स होगा, किसी और की इनकम मुझे टैक्स क्यों होगा? समझ में आ रहा है? बट ये लोग जो स्मार्ट लोग होते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, टैक्स को अवॉइड करना है, टैक्स को अवॉइड करना है। तो कैसे करेंगे? अभी मान लीजिए मिस्टर ए, नॉर्मली इंडिविजुअल की लिमिट क्या होती है? अभी हम डिफॉल्ट रेजिम से जाएं तो अप टू 3 लाख, डिफॉल्ट रेजिम से जाएं तो 3 लाख।
ऑप्शनल स्कीम करोगे तो 250। अभी फिर उसमें भी बाइफर्केशन है, वो हम आगे देखेंगे, डिफॉल्ट वर्सेस 115, मतलब डिफॉल्ट 115 बीएसई वर्सेस ऑप्शनल स्कीम। तो मान लीजिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ओके, बट इसका इनकम तो 15 लाख से भी ज्यादा है, बोले फिर तो 30% टैक्स लगेगा। अब इनकम बढ़ रही है, तो सिंपल लॉजिक है, मिस्टर ए क्या करेगा, उसी की प्रॉपर्टी है। अब देखिए मिस्टर ए की प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी के कुछ भी रेंट मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी, मिस्टर ए को ही टैक्सेबल होगा। अभी प्रॉपर्टी मिस्टर ए की है और वो बोलता क्या है, एक काम करो मेरी वाइफ के अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, या फिर मैं क्या करूंगा, ये जो प्रॉपर्टी भले ही मेरी है बट मैंने गिफ्ट करके वाइफ को दे दिया, अरे वो मैंने जो भी अर्न किया था उससे वो प्रॉपर्टी बाय की थी, तो लीगली स्पीकिंग दैट इज माई प्रॉपर्टी, और उसमें कुछ भी इनकम होगी मेरी होगी। बट क्योंकि मुझे पता है मेरी इनकम है वैसे भी 15 लाख प्लस हो गई है, तो अभी मैं कुछ भी रेंट अर्न करूंगा वो टैक्स 30% से होगा। मान लीजिए मैंने 5 लाख रेंट अर्न किया तो 5 लाख 30% से होगा, तो मुझे तो 150, कितना टैक्स है, इतना टैक्स कोई भरता है क्या, मतलब वो सोचेंगे ऐसे, ठीक है भरना तो पड़ेगा ना, इनकम अर्न कर रहे हो तो, राइट। बट वो क्या करेगा, वाइफ की कोई इनकम है नहीं है, हाउस वाइफ है, चलो उसको ट्रांसफर कर दो, 5 लाख तक रिबेट मिल जाएगी और वैसे भी 0 टैक्स। अभी डिपार्टमेंट को पता चला ये प्रॉपर्टी किसकी है, बोले हस्बैंड की, मिस्टर ए की, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, वाइफ है गिफ्ट तो दे सकता हूं, हाँ दे सकते हो, बट प्रॉपर्टी तो आपकी है ना, हाँ कुछ चार्ज लिया क्या, कंसिडरेशन लिया क्या, बोले नहीं लिया ना, लव एंड अफेक्शन, वो लव एंड अफेक्शन हमारे लिए कंसिडरेशन नहीं है, दैट इज नॉट कंसिडरेशन फॉर अस, ओके। बोले ये कंसिडरेशन के बिना आपने ट्रांसफर किया तो फिर क्लबिंग आएगा, क्लबिंग बोले तो वो इनकम भले उसको मिल रही है बट टैक्स आपको लगेगा, मतलब जिसकी इनकम है उसी को टैक्स लगेगा, ओके। पता कब चलेगा, वो तो हम सामने से थोड़ी बोलेंगे क्लबिंग करो, तो डिपार्टमेंट को पता चलेगा तब, ओके। बट यहां पे कई बार क्या होता है, आप अपनी इनकम डाइवर्ट करते हो स्पाउस को, माइनर चिल्ड्रन को, ओके, तो एट दैट टाइम ये अवॉइड करने के लिए जो है उसको अवॉइडेंस ना हो इसलिए क्लबिंग की प्रोविजन डाल दी, तो इसके लिए एक पूरा चैप्टर हम लर्न करेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम, ओके। चैप्टर नंबर 4। अभी जो क्या रहा है समझो, सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया, ये पूरी सीक्वेंस में आ रहा है, वो पूरा सिलेबस ही आपको सीक्वेंस में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले किसी भी पर्सन को आपको टैक्स करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस जान लो उसका, रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट, फिर कितनी इनकम हुई है, फिर उसको डिवाइड करो सारे हेड में, उसमें से डिडक्शन माइनस कर दो, हेड क्या, तो फिर आ गई तो ग्रोस टोटल इनकम, और उससे पहले क्लबिंग, किसी और की इनकम आपके हेड में इंक्लूड हो रही है तो वो भी ऐड कर दो। और फिर कई बार ऐसा होगा कि कुछ बिजनेस में लॉस है, कुछ बिजनेस में प्रॉफिट है, कुछ हेड में लॉस है, कुछ हेड में प्रॉफिट गेन है, तो यहां पे आपको सेट ऑफ मिल जाएगा, ओके। आई यूज्ड टू आस्क वन क्वेश्चन टू माई सेल्फ कि अगर इनकम होती है तो हम टैक्स देते हैं, तो किसी को लॉस है तो वो डिपार्टमेंट को बोल सकता है ना, अभी टैक्स रिफंड कर दो, मतलब रिफंड नहीं बट आप टैक्स दे दो रिवर्स, हम लॉस में चल रहे हैं, तो ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है कि डिपार्टमेंट आपको पैसा देगा, ठीक है, कि लॉस हुआ है, चल कितना लॉस हुआ है, 5 लाख का 1.5 लाख ले ले तू भी, चल, ऐसा तो नहीं होगा। बट हाँ एक बेनिफिट ये दे सकते हैं कि आपका जो नेगेटिव लॉस इज व्हाट, नेगेटिव प्रॉफिट ओनली, राइट, तो वो आप दूसरी इनकम में से माइनस कर सकते हो, मतलब आपका टैक्स उतना कम हो जाएगा। बोले इनकम ही नहीं है, लॉस ही लॉस है, फिर तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, डोंट वरी वो भी मिलेगा। कैसे, ये लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड करो, फिर कहीं कब तो प्रॉफिट होगा ना, तब एडजस्ट कर लेना। सेकेंड ईयर में भी लॉस नहीं हुआ, मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ, कैरी फॉरवर्ड करो, कैरी फॉरवर्ड करो, फिर उससे कुछ लिमिट होती है, 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करो, फिर बोलोगे सब लॉस ही है, तो फिर क्या है, कोई सेट ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है, इग्नोर इट। आर यू गेटिंग इट? तो ये सेट ऑफ और लॉस का पूरा प्रोविजन है, वो चैप्टर नंबर 5 में हम देखेंगे, ओके। और सब जगह पे यहां पे कहीं पे भी दिया हो 115 बीएससी हो तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, मतलब कई सारा 115 बीएससी जब सिलेक्ट करोगे ना तो आपको काफी सारे डिडक्शन, एग्जामिशन बोलेंगे, इतना मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि 115 बीएससी जो है वो है कंसेशनल टैक्स रेजिम, ओके, कंसेशनल टैक्स मतलब उसमें टैक्स कम होता है,
तो आपको डिडक्शन एग्जेम्पशन भी कम हो जाएगा। तो वो क्या है वो आगे देखेंगे। यहाँ पे सब जगह पे लिखा होगा कि अगर आप 115 बीएससी करते हो तो क्या होगा। ओके, तो वो 115 बीएससी जब आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। तो ये होगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। और इसमें काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस है। ये हेड का लॉस इस हेड के सामने सेट ऑफ नहीं होगा, ये हेड का लॉस इंटरनली हेड में सेट ऑफ नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो वो सब हम सेट ऑफ के चैप्टर में देखेंगे। वंस एवरीथिंग इज डन, हम करेंगे टोटल ग्रोस टोटल इनकम। अभी हमें क्या करना है, सेट ऑफ कर लो सब, फिर आउटर कॉलम में लिखो ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम, उसमें क्या डिफरेंस है सर? सिंपल, ग्रोस वर्ड नहीं है। ओके, तो ग्रोस वर्ड इसीलिए नहीं है क्योंकि यहां से हमने डिडक्शन को माइनस कर दिया। इसको बोलते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। और यू कैन से 80C to 80U की सेक्शन में जितने भी, सर आपने ऊपर कुछ बोला था डिडक्शन 16, 24 एंड ऑल, वो हेड के डिडक्शन है, हर एक हेड के, ये जनरल डिडक्शन। ओके, कई बार आपने सुना होगा कि आपकी जो भी स्कूल फीस है, मतलब आपकी तो स्कूल फीस नहीं है बट अभी जब स्कूल फी होती थी तब आपके पेरेंट उसको डिडक्शन में क्लेम करते थे। LIC में प्रीमियम पे किया तो ATC में डिडक्शन क्लेम करते हैं 1,50,000। अभी इतना तो पता होगा, CA फील्ड से कनेक्टेड हो तो 150 ATC में डिडक्शन मिलता है। हाँ, तो वो डिडक्शन जो जनरल है, मतलब किसी को डोनेशन दिया तो ATC में डिडक्शन मिलता है। ओके, मेडिक्लेम लिया, मेडिक्लेम प्रीमियम ATD में डिडक्शन मिलता है। तो ये सब जनरल डिडक्शन है, आपकी ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस हो गए, और दैट इज आउट, बैलेंस विल बी योर टोटल इनकम और टैक्सेबल। अभी ये याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको सम में ऐसा दे ग्रोस, ऐसा दे टोटल इनकम, तो समझ लेना इसमें से आपके ने सारे डिडक्शन माइनस कर लिए। अभी फिर से डिडक्शन माइनस मत करना। और आपको दे ग्रोस टोटल इनकम, मतलब अभी डिडक्शन क्लेम करना बाकी है। और डिडक्शन कितने होते हैं देखो यहां पे, एक तो यहां पे चैप्टर सेक्शन डिडक्शंस, ये डिडक्शन तो नहीं है वैसे तो, ये एग्जेम्पशन है सेक्शन 10AA में। ओके, वो अलग है। चैप्टर 6A में अगर हम कंसीडर करें तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट, ATC, लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, मेडिक्लेम, नहीं ये ATC नहीं है, फिर तो ये सब ATD, यहां पे ATD आ जाएगा। तो कुछ ATC ATD सब मिक्स में यहां पे दिए हुए हैं। मेडिक्लेम प्रीमियम पेड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये ATE में आता है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रेसिडेंशियल हाउस, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रेंट पेड, डोनेशन G, पॉलिटिकल पार्टी GGB GGC। तो ऐसे काफी सारे पेमेंट के डिडक्शंस आपको मिलते हैं। डिडक्शन ऑन सर्टेन इनकम, तो JJAA में आपको डिडक्शन मिलेंगे, रॉयल्टी मिलेंगी, QQB, RRB एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। और डिपॉजिट लिंक एंड देन अदर डिडक्शन। तो वैसे एक चैप्टर है डिडक्शन का 80, जिसमें डिडक्शन आपको मिलेंगे 80C2 लेके 80U। ओके, सेक्शन 80C टू सेक्शन 80U, ये सारे डिडक्शन का एक सेपरेट चैप्टर है। ये कर लिया तो बाद में इनकम क्या हो जाएगी आपकी, ग्रोस वर्ड निकल गया, टोटल इनकम। सीक्वेंस फिर से समझते हैं। सबसे पहले डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस, इनकम कैलकुलेट करो। सेक्शन 5(1)(5)(2) स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इनकम को डिवाइड करो 5 हेड्स में, उसमें से रिस्पेक्टिव हेड का डिडक्शन माइनस करो। नेट हाउस प्रॉपर्टी, नेट सैलरी, नेट PGBP, नेट कैपिटल गेन, नेट अदर सोर्सेस, ये हो गए आपके 5 हेड्स। ओके, फिर उसमें क्लबिंग, फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ओके, फिर GTI, ग्रोस टोटल इनकम, डिडक्शन, टोटल इनकम। ये टोटल इनकम है टैक्सेबल इनकम, उस पे आएगा टैक्स। इज दिस क्लियर? चलो इतना क्लियर है। अभी ये टैक्स क्या है, तो ये अभी 115 BSc आ चुका है, ठीक है। बट बिफोर दैट यहां पे देखो, यही है हमारे सारे चैप्टर्स। ये अभी हम बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं। पहले क्या करेंगे, रेसिडेंशियल, देन आफ्टर 5 हेड्स, यूनिट 1 2 3 4 5, ओके, देन आफ्टर क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शन फ्रॉम GTI। अभी बीच बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, TDS एडवांस टैक्स जो भी है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड देन फाइनली विल कैलकुलेट द
इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ये नया वर्ड है ऑप्टिमाइजेशन, मतलब ऐसे कैलकुलेट करो कि जिसमें सारा बेनिफिट आपने ले लिया है और अच्छे से उसको कम टैक्स आए, मतलब जेन्युइन। अब देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स अवॉइडेंस। ये ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, तो आप टैक्स प्लानिंग के लिए हो, टैक्स मैनेजमेंट के लिए हो, टैक्स अवॉइडेंस के लिए नहीं। आपको ऐसी एडवाइस नहीं देना चलो हटा अवॉइड कर दो, तो दैट इज अगेंस्ट द लॉ, अवॉइडेंस इज अगेंस्ट द लॉ। ओके, तो यहां पे क्या करना है, टैक्स को अच्छे से प्लान करना है, ऑप्टिमाइज करना है, जिससे सारे के सारे विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ आप बेनिफिट ले पाओ। और फाइनली ये सब कुछ हो जाने के बाद क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। तो इतने, एज आई सेड, इंटर लेवल पे आपको कितने चैप्टर्स हैं, बस आप रिटर्न फाइल कर दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो। फिर फाइनल में जाके पता चलेगा ओके वो रिटर्न फाइल किया था उसका क्या हुआ। ओके, आर यू गेटिंग दिस? चलो अभी टैक्स रेट्स, अभी यहां पे भी टैक्स रेट में डिटेल में नहीं करूंगा क्योंकि यहां पे छोटा सा टॉपिक दिया है। टैक्स रेट वैसे तो बहुत ही डिटेल में आएगा आगे, वो मैं समझा दूंगा और हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट भी करेंगे। फिलहाल यहां पे टैक्स रेट में दो ऑप्शन दिए हैं, एक जिसको बोलते हैं हम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, जो कि हमारा 115 बीएससी, और दूसरा है ऑप्शनल टैक्स रेजिम। बाय द वे, आपने कभी भी इनकम टैक्स कैलकुलेट किया होगा, कभी भी किया है? मतलब पता है टैक्स रेट क्या होता है? ऐसा कहीं पे सुना होगा, लाइक ये जो है टैक्स रेट वो है स्लैब रेट। मतलब स्लैब रेट मतलब क्या? अभी देखिए टैक्स रेट्स कैन बी ऑफ टू टाइप, स्लैब रेट, फ्लैट रेट। ओके, स्लैब रेट मतलब क्या? स्लैब में एलोकेट होगा। अभी पहले की, अभी मैं लास्ट ईयर की बात करता हूं, ठीक है, वो भी अभी है, बट वो पहले नॉर्मल था, अभी वो ऑप्शन में चला, मतलब उल्टा पुल्टा कर दिया उसको। ओके, लास्ट ईयर में क्या था और अभी क्या है समझो। स्लैब रेट, अगर आपकी जो भी इनकम है अप टू 250, टैक्स होगा नहीं, कोई टैक्स आएगा ही नहीं। 250 से लेके 5 लाख तक टैक्स आएगा 5%। 5 लाख से 10 लाख तक टैक्स आएगा 20%, एंड मोर देन 10 लाख टैक्स होगा 30। ओके, तो ये है स्लैब रेट, जिसमें आपको कैसे कैलकुलेट करना है। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं 8 लाख पे टैक्स काउंट करो, कितना? 8 लाख, तो आप क्या करोगे? रुपीज 8 लाख है, ओके, टैक्स ऑन रुपीज 8 लाख। ओके, तो हम क्या करेंगे? टैक्स ऑन रुपीज 8 लाख, तो अप टू 250 क्या है? नील, तो यहां पे हो जाएगा टैक्स 0। फिर 250 से लेके 5 लाख, 250 से लेके 5 लाख कितना होगा? 250 होगा ना, उस पे 5%, 12,500, और 5 से लेके 10 नहीं, अभी तो कितनी इनकम कितनी है? 8 लाख, तो डिफरेंस कितना हुआ? 3, उस पे होगा 20, मतलब तो यहां पे टैक्स कितना हुआ? समझ में आ रहा है? ये आपका टैक्स कितना हुआ? 72.8। लास्ट असेसमेंट ईयर में ये था नॉर्मल। अगर आपको ऑप्शनल करना होता तो वहां पे 250, 250, 25 वैसे थे, अभी वो भी चेंज कर दिया।
वो कर दिया 3 लाख, 3 लाख, मतलब पहले 250 में बाइफरकेट हुआ करता था। अभी ये स्लैब रेट है, पहले ये समझ में आया स्लैब रेट। फ्लैट रेट बोले तो अगर मैं आपको बोलूं फ्लैट रेट 30%, वो किस पे है वो भी आगे देखेंगे हम। मान लीजिए आपने विनिंग फ्रॉम लॉटरी, आपको लॉटरी लग गई तो उस पर फ्लैट 30% टैक्स। मतलब मान लीजिए आपको 50 लाख की लॉटरी लग गई तो 50 लाख में से 30% का टैक्स। फिर वहां पे आपको स्लैब नहीं करना है 250, 250, 25, ऐसा कुछ नहीं। फ्लैट रेट बोले तो फ्लैट 30%। समझ में आ रहा है फ्लैट रेट? केबीसी में आप विन करते हो तो जो अमिताभ जी आपको चेक देते हैं, मतलब जिसको भी चेक देते हैं, ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, ऐसा कि चेक पूरा नहीं मिलता। क्यों? अगर उसको 50 लाख मिलते हैं ना तो उसमें पहले ही 30% टीडीएस कट जाता है, मिलता है 35 लाख। ओके, वो पूरा चेक बस ऑनलाइन ट्रांसफर किया हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। वो क्या है, मार्केटिंग, मतलब एडवर्टाइजमेंट करते हैं रिस्पेक्टिव पेमेंट कार्ड या रिस्पेक्टिव बैंकिंग चैनल का। बाकी कोई भी विनिंग गेम शोज या कुछ भी विनिंग हुआ ना 30% टैक्स पे करना ही करना है, वो है फ्लैट रेट। ओके, अभी ये नॉर्मल था, अभी ये उसमें एक ऑप्शन था सेक्शन 115 बीएस। अभी ये पहले नॉर्मल था, ओके, मतलब ये जो टैक्स रेजिम है ये नॉर्मल था, और आपको इसमें सारे डिडक्शन, सारे एग्जेम्पशन सब कुछ मिलेंगे। एटीसी टू डिडक्शन मिलेंगे, एग्जेम्पशन मिलेंगे। बट यहां पे टैक्स कैसे होगा? 10 लाख ऊपर 30%, 10 लाख के ऊपर 30%। बट फिर हुआ क्या समझो, कई लोग क्या करते हैं, बोले हमारा कोई डिडक्शन ही नहीं है, हम इन्वेस्ट ही नहीं करते, एटीसी कुछ नहीं है, फिर भी हमें यही है। बोले ठीक है, आपके लिए एक सेपरेट टैक्स लाते हैं, और नया ऑप्शन लाए 115 BAC। इसमें क्या बोल दिया, टैक्स रेट कम हो जाएंगे एज अ 5, 20, 30, सीधा नहीं, 5, 10, 15, 20 लाइक दैट। ओके, और आपको कम टैक्स लगेगा। बट अब यहां पे हम आपको टैक्स कम कर रहे हैं तो गिव एंड टेक है, कुछ हम सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बोले क्या करना है, आपको इतने इतने डिडक्शन का पूरा लिस्ट देंगे, ये आपको नहीं मिलेगा। अभी आपको डिसाइड करना है कि जाना है कि नहीं जाना। 115 BAC लास्ट ईयर तक जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे, लास्ट ईयर मतलब असेसमेंट ईयर 23, 24 में जो भी क्वेश्चन देखोगे वहां पे ऑप्शन टू ऑप्ट इन 115 BAC ऐसा सब में लिखा होगा। ऑप्ट किया है 115 BAC, ऑप्ट नहीं किया है 115 BAC, ऐसा लिखा होगा। करंट ईयर में क्या किया, क्यों किया, और वो भी क्यों किया बताता हूं मैं। ये 115 BAC जैसे आया ना, लोगों को लगा बहुत टैक्स कम हो जाएगा, बट सामने उन्होंने इतने सारे डिडक्शन को सैक्रिफाइस करवाया कि बहुत सारे लोग ने 115 BAC ऑप्ट ही नहीं किया। बोले ये दिया है ऑप्शन बट हमारे काम का नहीं है। और असेसमेंट 23, 24 में हमने सम भी काफी सारे किए थे जिसमें 115 BAC किया तो क्या, नॉर्मल किया तो क्या, ऐसा करके। और फिर आपको ऑप्शन मिलता था कि आपको 115 BAC सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है, ये ऑप्शन मिलता था। करंट ईयर में उन्होंने क्या किया, पूरा चेंज ओवर कर दिया। बोले अभी 115 BAC जो है वो नॉर्मल है। बाय द वे सर 115 BAC है क्या? अभी ये नॉर्मल है, ये हो गया ऑप्शनल। ये क्या हो गया? ऑप्शनल। तो सर नॉर्मल क्या हो गया? नॉर्मल हो गया 115 BAC, ये हो गया ऑप्शनल टैक्स। 115 BAC हो गया नॉर्मल, तो ये भी नॉर्मल है। मतलब अगर आपको, अभी देखियो, अगर आप कुछ सिलेक्ट नहीं करोगे ना तो आप डिफॉल्ट यही पे करोगे। मतलब आप एग्री करते हो कि इसमें जितना भी लिस्ट दिया है वो हम एग्जेम्पशन, डिडक्शन कुछ क्लेम नहीं करेंगे और इस रेट के मुताबिक टैक्स पे कर देंगे। असेसमेंट डे 23, 24 में 250 का गैप था, 250, 250 to 5, 5 to 750, 750 to 10, 10 to 1250, 1250 to 15 था, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब इन्होंने क्या किया, 3 लाख कर दिया, 25 को हटा दिया। 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 above, 5, 10, 15, 20, 25 को हटा दिया, 30।
ये हो गया आपका नॉर्मल और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब अभी हर एक सम में क्या लिखा होगा पता है? अगर उसको नॉर्मल पूछना है, मतलब सब डिडक्शन, सब एग्जाम्पशन, एवरीथिंग पूछना है, तो वो क्वेश्चन में क्या टैगलाइन दे देंगे पता है? अ पर्सन इज ऑप्टेड आउट ऑफ 115 बीएससी। ऑप्टेड आउट मतलब 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया है, वो हो जाएगा ऑप्शनल, जिसमें सारे डिडक्शन मिलेंगे, सारे एग्जाम्पशन मिलेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 115 बीएससी करना है। समझ में आ रहा है? या जो भी आपको बेनिफिशियल है वो करना है। 115 बीएससी ऑप्शनल, फिर चेक करो, कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको, 115 बीएससी भी करो, ऑप्शनल भी करो, आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपको बेनिफिशियल, बट आपको पहले ऑप्ट आउट कर लेना है। और वो कैसे करना है वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल तो टैक्स रेट के लिए इतना ही आपको समझना है। एक्चुअली इसमें क्या क्या हम फर्गो करेंगे वो आगे इसी चैप्टर में देखेंगे, और हम 115 बीएससी और ऑप्शनल स्कीम से टैक्स भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि कैसे होगा। ओके चलो, और रेट प्रिस्क्राइब इन एनुअल फाइनेंस एक्ट, तो यहां पे देखिए 250, 250 to 5, 5 to 10, more than 10, that you very well know, ये अभी मैंने बताया, ठीक है। हाँ, रेसिडेंट एंजॉय rebate under 87A both tax regime which are discussed later in this chapter। इवन मैंने आपको बोला स्लैब रेट वाइज ये एनुअल में दिया है, जबकि स्पेशल रेट है, स्पेशल रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, विनिंग 30%, ऐसे कुछ स्पेशल रेट है, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी यहां पे मैंने सिर्फ रेट का इंट्रोडक्शन दिया है, रेट सारे बताए नहीं है। एक्चुअली रेट में आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी हम स्टेप कर रहे हैं। जैसे ही आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, रिबेट मिलेगा आपको 87A में। रिबेट क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक मैं आपको टैक्स नहीं समझाता तब तक मैं रिबेट नहीं समझा सकता, ठीक है। तो यहां पे 115 बीएससी में 7 लाख तक रिबेट है, और यहां पे 5 लाख तक रिबेट है। इवन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में एक्सीडिंग 7 लाख है, वहां पे भी कुछ आपको बेनिफिट मिलता है। और वो सब क्या होता है, रिबेट क्या है वो मैं आगे बता दूंगा। ये रिबेट क्या होता है समझो। एक बात यहां पे ये समझ लो, जब मैं बोलता हूं एग्जेम्पशन, मतलब ऐसी इनकम जो काउंट ही नहीं होगी, मतलब वो कभी हम काउंट करते ही नहीं, टोटल इनकम। जब मैं बोलता हूं डिडक्शन, तो इनकम तो है ऊपर, बट अलग से उसका डिडक्शन मिल जाता है, और ये सब इनकम का होता है। ओके, एग्जेम्पशन या डिडक्शन किसका होता है, इनकम का। अब ये सब करने के बाद हम ये इनकम पे टैक्स काउंट करेंगे, और टैक्स पे आपको रिलीफ या रिबेट मिल सकती है। जब भी मैं वर्ड बोलूं रिबेट या रिलीफ, वो इनकम की रिबेट या रिलीफ नहीं है, वो है टैक्स की रिलीफ या टैक्स की रिबेट। मतलब आपको टैक्स में उतनी माफी मिलती है, मतलब आपका टैक्स उतना टैक्स रिड्यूस होगा। तो जब मैं बोलता हूं रिबेट 87A, तो आपका उतना टैक्स जो है वो माइनस हो जाएगा, वो टैक्स में से माइनस करना है। मैं बोलता हूं मार्जिनल रिलीफ, तो आपको टैक्स में से माइनस करना है। दोनों क्या है वो आगे आएंगे, और वो हम डिटेल में लर्न करेंगे। अभी सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। ओके, फाइनली कोई भी टैक्स हो उसमें हम ऐड करेंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेस। ओके, अभी गवर्नमेंट को क्या करना है, हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए अलग से फंड क्रिएट करना है। तो बोलेंगे जितना टैक्स आएगा, मान लीजिए करोड़ में टैक्स आया, तो करोड़ का 4% हेल्थ के लिए हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया, सीधा सीधा। एक ही अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT, ये भी आपका लास्ट चैप्टर नंबर 9 में आएगा। ओके, और AMT क्या है, यहां पे भी आपको ये कैलकुलेट करना है, मिनिमम उतना टैक्स तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। ओके, वो कैसे होगा वो भी हम आगे देखेंगे। ओके, जिसको बोलते हैं 115 JC, बट ये फिलहाल आपके समझ से बाहर है राइट नाउ। ओके, तो इसको हम टोटल इनकम के चैप्टर नंबर 9 में या टैक्स लायबिलिटी के चैप्टर नंबर 9 में कैलकुलेट करेंगे। पहले इसको हम बोलते थे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, अभी उन्होंने चैप्टर का नाम चेंज कर दिया है, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा नाम है।
चैप्टर नंबर 9। ओके, फाइनली आपको यह डिसाइड करना होगा, एज आई सेड, क्योंकि अभी हो क्या रहा है समझो, आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं और वो दो ऑप्शन आपको एज इट, अभी देखिए दिस गोना बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर कंसल्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको हर एक सिचुएशन पे, हर एक पर्सन टू पर्सन ये देखना होगा कि इस पर्सन को डिफॉल्ट बेटर है कि ऑप्शनल बेटर है। डिफॉल्ट में आपको 115 बीएससी में आपको काफी सारे एग्जामिशन डिडक्शन नहीं मिलेंगे, तो आपको क्या करना होगा, 115 बीएससी भी कर लो, नो ऑप्शनल भी कर लो, जिसमें टैक्स कम आता है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पे आपको पहले ये डिटरमाइन करना होगा। तो एग्जामिन वेदर टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर 115 बीएससी और टू पे टैक्स अंडर ऑप्शनल स्कीम जो रेगुलर पहले थी। ओके, तो अभी आपको कुछ भी रेगुलर बोले तो हम क्या करेंगे, 115 बीएससी, और रेगुलर क्या है, ऑप्शनल है। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी और बीओआई नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कैन चूज एवरी ईयर। अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो आप हर साल एवरी ईयर डिसाइड कर सकते हो कि मैं 115 बीएससी में जाऊंगा कि ऑप्शनल में जाऊंगा। दे मे चूज डिफॉल्ट रेजिम once in a year and exercise this to shift out in next year, but अगर बिजनेस इनकम है तो वहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते, और वो भी मैं रीजन समझाऊंगा कि क्यों ऐसा नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, जैसे ही आपने टैक्स लायबिलिटी डिसाइड कर ली फिर क्या होगा, तो उसमें से एडवांस टैक्स आपने जो भी पे किया है every quarter you need to pay advance tax, 15th of June, 15th of September, 15th of December and 15th of March। ये 4 क्वार्टर में आपको एडवांस टैक्स पे करने होते हैं। आपका कुछ टीडीएस भी डिडक्ट हुआ होगा, तो इसके लिए हमें चैप्टर लर्न करेंगे टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स। टैक्स में से टैक्स माइनस होगा, इसीलिए टीडीएस, एडवांस टैक्स, टीसीएस वो आपकी टैक्स लायबिलिटी में से माइनस होगा, और फिर बचेगा आपका फाइनल टैक्स पेबल या टैक्स रिफंडेबल, जो रिटर्न फाइल करते टाइम आपको पे करना है, और उस टैक्स को हम बोलेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्यों? आपने खुद सेल्फ इसको असेस किया है एंड पे कर, जो कि आप नहीं करते हो, जो रिटर्न फाइल करता है वो नहीं करते हैं, बट उसके टैक्स कंसल्टेंट करते हैं। और ये टैक्स को हम 10 रुपीज में राउंड ऑफ कर देंगे। टैक्स और इनकम को 10 रुपीज में राउंड ऑफ करना है, 288A 288B। ओके, तो ये है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेबस। ओके, मतलब वही स्टेप्स आ रहे थे, टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, और इसी में सारा आपका पूरा सब्जेक्ट आ गया। चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ओके, अभी हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? (23, 24) 1/4/23 से लेके 31 मार्च 24, ये ईयर एंड होने के बाद हम रिटर्न फाइल करेंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं हम प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर 23, 24 इनकम, year, previous year is a year in which income is earned। ये वो ईयर है जिसमें आपने इनकम ऑन की है, जिस ईयर की इनकम है, और
एज आई सेड, मैंने आपको एक्सप्लेन लास्ट लेक्चर में किया था कि ये आप कैलकुलेट कब कर सकते हो, अर्ली मोस्ट 31 मार्च 24 रात को 12 बजे के बाद। ओके, तो वो हो जाएगा 1 अप्रैल, क्योंकि 31 मार्च को जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसकी तो एंट्री करनी है ना आपको, उसके बाद जाके ईयर क्लोज करोगे। और वो अर्ली मोस्ट कब कर सकते हो, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 है, उसको आप कैलकुलेट कब कर सकते हो, एसेस कब कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर। और दैट इज वाई उस ईयर को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो ये असेसमेंट ईयर क्या है, दैट इज अ ईयर इन विच income is assessed to tax। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, इनकम इज assessed to tax। प्रीवियस ईयर जो है वो 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स हो सकता है। सर ऐसा थोड़ी होगा, मान लीजिए वो ऐसा कब होगा, लेस देन 12 मंथ्स, न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। ओके, अभी मान लीजिए मैंने नया बिजनेस शुरू किया 1 अक्टूबर को 23 को, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता अभी मेरा ईयर तो 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर होगा। अरे उसमें आपका ईयर नहीं होता है, हमने बोला अप्रैल टू मार्च इज अ ईयर, मतलब अप्रैल टू मार्च इज अ ईयर, सिंपल। यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर है फ्रॉम 89। ओके, वरना डिपार्टमेंट को फिर तो कोई बोलेगा अप्रैल टू मार्च है, कोई बोलेगा दिसंबर है, कोई बोलेगा जुलाई है, तो डिपार्टमेंट हर एक के लिए अलग अलग थोड़े कर कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियस। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म है, मतलब आपने कहीं से भी शुरू किया, आपको उसके बाद की जो 31 मार्च है वहां पे ईयर एंड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट प्रीवियस ईयर। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्या होगा, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च। समझ में आ रहा है। और असेसमेंट ईयर क्या है, ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वेरी सिंपल। ओके, और दैट इज ईयर immediately succeeding year to previous year, that is a year immediately succeeding। और प्रीवियस ईयर क्या है, immediately preceding the previous year, immediately preceding the assessment year, that is why it is called previous year। समझ में आ रहा है। वैसे ये प्रीवियस मतलब अभी देखिए हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लैंग्वेज होती है, तो इनकम टैक्स में कभी भी प्रीवियस को प्रीवियस मत बोलना, मतलब आपको ऐसा बोलना है इससे पहले का, तो डोंट यूज वर्ड प्रीवियस, वरना वो लोग समझ लेंगे प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर की बात कर रहे हो। अगर आपको इनकम टैक्स में बोलना है इसके पहले का ईयर, तो बोलेंगे प्रीसीडिंग। कहीं पे भी ये लोग भी टर्म्स यूज करेंगे ना, जैसे बोलेंगे प्रीवियस टू प्रीवियस, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, लाइक दैट। क्योंकि प्रीवियस ईयर को हमने बता दिया है वो करंट फाइनेंशियल ईयर जिसकी इनकम, मतलब प्रीवियस ईयर इज इन ईयर इन विच इनकम इज अर्न, an assessment year which is immediately succeeding to previous year in which income is assessed। और why it is called assessment year, क्योंकि उस ईयर में आप इनकम का असेसमेंट करोगे। समझ में आ रहा है। और ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो एज इट इज नहीं बनी हुई है, सिचुएशन के हिसाब से है। क्योंकि क्यों प्रीवियस बोला, असेसमेंट से पहले का है। क्यों असेसमेंट बोला, क्योंकि उस ईयर में हम असेसमेंट करते हैं। किसका असेसमेंट करते हो, एसएससी का, टैक्स पेयर का, तो उसको बोल दिया एसएससी, जिसका असेसमेंट होता है। और ये असेसमेंट करता कौन है, आप सेल्फ असेसमेंट करते हो, फिर रिटर्न फाइल करते हो, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो है वो आपका असेसमेंट करेंगे ना, इसलिए उसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर्स। ये सब लॉजिकली नाम दिया हुआ है। एसएससी, असेसिंग ऑफिसर मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर जो असेस करेंगे आपका रिटर्न। ओके, और असेसमेंट ईयर जिस ईयर में असेसमेंट होगा। समझ में आ रहा है। तो
प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है 23, 24 और असेसमेंट ईयर कौन सा है 24, 25। डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर 29। असेसमेंट ईयर मींस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फर्स्ट डे ऑफ, अरे मैंने डेफिनेशन वही लिखी थी, देखो ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो डेफिनेशन दी है यहाँ पे 29 में, मैंने एज इट इज नहीं लिखी थी। द ईयर इन विच टैक्स इज पेड इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर और असेस्ड। असेस्ड प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द, प्रीसीडिंग द, प्रीसीडिंग वर्ड लिखा है कि प्रीवियस तो करंट हो गया, प्रीवियस ईयर इज ए प्रीवियस टू एसेस, ऐसा नहीं बोलेंगे तो फिर प्रीवियस का टर्म चेंज हो जाएगा। द ईयर इन विच इनकम विच इज लेविड इज कॉल्ड द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ विच टैक्स इज लेविड, मतलब जिस साल की इनकम टैक्स लगेगा वो ईयर क्या है प्रीवियस ईयर, मतलब इनकम इज अर्न इन प्रीवियस ईयर, एसेस इन असेसमेंट ईयर एंड टैक्स इज पेड इन असेसमेंट ईयर। समझ में आ गया? और ये क्यों है? और फिर यहां पे देखोगे न्यूली एस्टैब्लिश बिजनेस में क्या होगा, नॉर्मली आपका प्रीवियस ईयर 23, 24 है, असेसमेंट 24, 25 है, अभी करंट ईयर के लिए मई 24 अटेम्प्ट, नवंबर 24 अटेम्प्ट के लिए बराबर है। न्यूली एस्टैब्लिश में क्या होगा, अगर जुलाई में स्टार्ट किया है तो उसके बाद की जो 31 है, तो प्रीवियस ईयर 12 और लेस देन 12 हो सकता है, असेसमेंट ईयर तो 12 ही होगा और सब्सिक्वेंट ऑल प्रीवियस ईयर्स विल बी 12। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी एसेस्ड टू टैक्स इन इमीडिएट सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर। जनरल रूल समझ में आया? क्यों? मैंने आपको बोला था बिलिंग, किसी भी पर्सन को बिलिंग कैसे करते हैं, पहले कुछ एक एंड पॉइंट होना चाहिए, तो वो एंड पॉइंट क्या है? ईयर, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद असेसमेंट ईयर आएगा और उसमें हम टैक्स असेस करेंगे। इनकम टैक्स इज फुल ऑफ सेक्शंस, प्रोविजंस, सबसेक्शंस, क्लोज, सब क्लोज, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस जो हैं वो बार बार आते रहेंगे और हर एक एक्सेप्शंस के लॉजिक भी होते हैं। एक्सेप्शंस क्यों एज इट इज बनाएंगे, मतलब वो बोलेंगे ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्यों लगाएंगे? आपने जो नॉर्मल प्रोविजन किया है वो सब में लगाओ ना, पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्यों एक्सेप्शन दे रहे हो? कुछ लॉजिक तो होगा ना, एज इट इज थोड़ी एक्सेप्शन जनरेट हो जाएंगे। ओके, तो यहां पे जनरल रूल क्या है? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर विल असेस टू टैक्स इन सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर 23, 24 की इनकम असेसमेंट ईयर 24, 25 में एसेस होगी। ये नॉर्मल, ये जनरल रूल। अभी इसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बोले तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा मतलब कैसा नहीं होगा? प्रीवियस ईयर 23, 24 की इनकम असेसमेंट 24, 25 में एसेस नहीं होगी, तो कब होगी? कभी भी हो सकती है। सेम प्रीवियस ईयर भी 23, 24 असेसमेंट 23, 24 या बाद में भी, बट ऐसा नहीं होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। ऐसा नहीं होगा। अभी एक्सेप्शन में 5 पॉइंट आते हैं। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, पर्सन लिविंग इंडिया, आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शनल पर्सन, एओपी, बीओआई और एनी पर्सन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन वो फॉर्म हुए हैं, पर्सन लाइकली टू अवॉइड प्रॉपर्टी टू ट्रांसफर और अवॉइड द टैक्स और डिसकंटिन्यूड बिजनेस। सेक्शन 172, 174, 174A, 175 एंड 176, ये 5 एक्सेप्शंस हैं। और एज आई सेड हर एक एक्सेप्शन के लॉजिक है। लॉजिक क्या है? सिंपल बताता हूं आपको। सबसे पहले बात करते हैं इनकम ऑफ शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, ऐसा बोला सेक्शन 172। सेक्शन याद रखनी है? यस, इनकम ऑफ शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, सेक्शन 172। ओके, चलो इतना क्लियर? इसमें कोई डाउट? अभी मान लीजिए शिपिंग बिजनेस में होगा क्या? नॉन रेसिडेंट मतलब सर अभी तो हमने चैप्टर 2 नहीं किया, हमें कैसे पता होगा रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट? वो आएगा तब समझ लेंगे। अभी इतना मान लो ना, वो नॉर्मल इंडिया में नहीं रहता है, वो नॉन रेसिडेंट, सिंपल है, ठीक है, फॉरेन में रहता है।
अब इसका बिजनेस है शिपिंग का। शिपिंग बिजनेस में क्या होगा, शिप होगी, चार्टर की होगी, और फिर उसमें गुड्स पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होगा और उसका फ्रेट लेते हैं, उसका फ्रेट लेते हैं, ठीक है। अभी वो शिप आई इंडिया में, ओके। तो शिप जो है वो यहां पे गोवा में है, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, गुड्स पैसेंजर को अनलोड किया। अभी गुड्स मान लेते हैं, ओके। तो जो भी गुड्स कैरेजेस गोवा शिप पे, मतलब गोवा पोर्ट जो है वहां पे जो भी आता है, ठीक है, तो वहां पे अनलोड किया। तो ये सब इंडिया जो है उसमें आपने इंपोर्ट किया है, और ये जो इंडिया में जिस लोग ने ये जो भी गुड्स इंपोर्ट किया है उसका आप क्या करोगे, फ्रेट पे करोगे। किसको फ्रेट पे करोगे, ये जो नॉन रेसिडेंट है उसको, जिसका शिपिंग बिजनेस है, बराबर है। अभी वो बोलता है मैं नॉन रेसिडेंट हूं, सबसेक्शन 2 टू सेक्शन 5 नॉन रेसिडेंट का स्कोप ऑफ टोटल इनकम। भले आप नॉन रेसिडेंट हो, भारत की सरजमी से आप कुछ भी अर्न करके ले जाओगे और हम आपको ले जाने देंगे क्या, नहीं। सोर्स रूल, भले आप नॉन रेसिडेंट हो, आपने इंडिया में आके इंडिया में गुड्स अनलोड करके इंडियन पीपल से फ्रेट ली और आप चले गए, जाने नहीं देंगे आपको, ठीक है, टैक्स पे किए बिना। अभी यहां पे टैक्स तो आता है, टैक्स तो आएगा ना। अभी वो पर्सन भले नॉन रेसिडेंट, उसको इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं है, चैप्टर 2 में देखेंगे, बट लॉजिक मैंने जो आपको समझाया उस मुताबिक हाँ, उस पे टैक्स आएगा। अभी ये जो शिप है वो मान लीजिए जून में, जून 23 में यहां पे अनलोड की, जून 23 में अनलोड किया सब कुछ। अब ये नॉन रेसिडेंट, उसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है क्या, इंडिया में कोई ऑफिस है क्या, नहीं है। उसका तो क्या शिपिंग बिजनेस है, शिप आएगी शिप चली जाएगी। तो इसने इनकम किस ईयर में अर्न की बोलो, फाइनेंशियल ईयर 23, प्रीवियस ईयर 23, हाँ मतलब फाइनेंस भी बोल सकते हो, बट अभी वर्ड को पकड़ो, प्रीवियस ईयर 23-24। अभी मुझे बताओ, अगर इसको नॉर्मल तरीके से टैक्स चार्ज करें, नॉर्मल तरीके से, तो क्या होगा, बोले आप असेसमेंट ईयर 24-25 में रिटर्न फाइल करना। रिटर्न की ड्यू डेट बोलो 31 जुलाई 24। अभी आप आए जून में, जून 2023 में, और आपको क्या बोल रहे हैं, रिटर्न फाइल करना 31 जुलाई। अभी 31 जुलाई को ढूंढो, इसको कहां पे, उसका कोई अता पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो इंडिया में नहीं रहता, और अभी वो जहां पे है वहां पे हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। समझ में आए, तभी इसको क्या करेंगे, इसको तो नॉर्मली नहीं दे। नॉर्मल क्यों करते हैं, समझो आप इंडिया में ही हो, टैक्स नहीं पे करोगे, कहां जाओगे, यहीं से पकड़ लेंगे आपको। अभी ये तो फॉरेनर है, नॉन रेसिडेंट है, उसका शिपिंग बिजनेस है, अभी उसको कहां पे ढूंढेंगे। तो बोले एक काम करो, ये जो प्रीवियस ईयर 23-24 मतलब जून में अर्न किया ना, अभी राइट नाउ टैक्स पे करो, राइट नाउ, वरना आपकी शिप जो है वो मूव करने नहीं देगी। या फिर आप कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट कर दो जो आपके बिहाफ पे विदिन 30 डेज टैक्स पे करे। अभी सेम डे पे करो या विदिन 30 डेज करो, टैक्स आपने कब पे किया, जून में, मतलब 23-24। और तब असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, 23-24 का। अभी तो 24-25 आया ही नहीं है, वो आएगा कब, नेक्स्ट ईयर आएगा। उससे पहले ही आपने असेस कर दिया, टैक्स ले लिया, प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 20, एक्सेप्शन। तो ये नॉर्मल रूल क्या है, प्रीवियस ईयर 23-24 की इनकम असेसमेंट ईयर 24-25 में होगी। बोले प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर भी 23-24, एक्सेप्शन। जाने नहीं देना टैक्स दिए बिना, वरना भी रात लगने वाले नहीं है। ये सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस, इसीलिए उसमें एक्सेप्शन रखा गया है। समझ में आ रहा है, ओके। वेयर शिप बिलोंग्स टू चार्टर्ड, अभी ये आपकी खुद की है या आपने भी भाड़े पे ली है, ठीक है। कैरीज पैसेंजर लाइव स्टॉक मेल गुड्स शिप एट पोर्ट इन इंडिया, बट यहां पे एक ही कंडीशन, क्या, पोर्ट इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट हो। अभी आप सिंगापुर में लोड करोगे, अनलोड करोगे, और हम जाएंगे नहीं देना, होता है करो, नहीं कर सकते,
ना ही हमारा जुरिस्डिक्शन है, ना ही वो रेसिडेंट हमारा है। हाँ, तो इंडिया पोर्ट पे आओगे, द शिप इज अलाउड टू लीव पोर्ट ओनली व्हेन, ये छोड़ेंगे नहीं जब तक टैक्स नहीं पे करोगे, आपको परमिशन ही नहीं देंगे। एक बार आ गए तो जब तक आप टैक्स का अरेंजमेंट करके नहीं जाते तब तक आपको यहां से जाने नहीं देंगे। एक बार चले गए तो फिर तो वापस आने वाले नहीं है। तो सेटिस्फैक्टरी अरेंजमेंट कर दो। दूसरी बात, यहां पे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होगा पता है? अभी वो इंडिया में है नहीं, तो नॉर्मली क्या होता है, उसके सारे बुक्स अकाउंट्स और फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करना, वो बहुत लंबी प्रोसेस है। ओके, अभी वो आप चेक कैसे करोगे? उसका ऑडिट भी नहीं होगा। तो उन्होंने 172 में क्या बता दिया, आपने जो भी फ्रेट पे किया है ना, जो भी फ्रेट कलेक्ट किया उसका मान लेते 7.5% प्रॉफिट। चलो, आपको कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है। कितना फ्रेट मिला? 100 लाख, 7.5 लाख आपकी इनकम। चलो टैक्स भर दो, जाओ। हमें कोई डिडक्शन एग्जम्पशन कुछ नहीं करना है। प्रिजम्पटिव, आपकी जो भी फ्रेट है उस फ्रेट का 7.5%, हो गई बात खत्म। इज इट क्लियर? तो यहां पे एक्सेप्शन क्यों है? सच कैरेज इज डीम्ड टू बी इनकम इन विच इट इज चार्ज टू टैक्स इन सेम ईयर। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, जिस ईयर की इनकम है उसी ईयर में टैक्स ले रहे हैं, जबकि नॉर्मल प्रोविजन क्या था, जिस ईयर की इनकम है उसके सक्सीडिंग सब्सिक्वेंट ईयर में टैक्स लेते हैं। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। 172 समझ में आया? 174, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, 174। अभी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, मिस्टर ए, जो इंडिया में जॉब करता है, उसका फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो है उसका रिटर्न अभी बाकी है। ये अभी क्यों बाकी होगा? जिसका असेसमेंट ईयर क्या है 23-24, और उसका रिटर्न ये कब फाइल करेगा? 31 जुलाई 23 को। उसने डिसाइड किया, यूएस में उसको जॉब मिल गई और 30 जून 23 को वो यूएस चला जाएगा परमानेंटली, फिर कभी वापस नहीं आएगा। मतलब आएगा छुट्टियों में, बट अभी तो प्लान यही है परमानेंट जाने का। तो 30 जून तक उसकी जो भी सैलरी होगी या उसकी जो भी इनकम है व्हाटएवर, 1 अप्रैल 23 से लेके 30 जून 23, ये प्रीवियस ईयर कौन सा है? तो डिपार्टमेंट क्या बोलेंगे, आप जा रहे हो, उसे ना जाओ ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है? आप जा रहे हो तो टैक्स पे करके जाओ, हमें आपके जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तुम्हारे टैक्स से मतलब है। उसे जाना हो तो जाओ, टैक्स पे करके जाओ, जहां भी जाना है टैक्स पे करके जाओ। तो ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर आप इसको लेंगे, समझो फिर तो यूएस में इनकम अर्न होने लगी, तो बोलेंगे आप तो यूएस में इनकम अर्न कर रहे हो तो उस पर तो टैक्स नहीं चाहिए, बट ये जो 3 मंथ्स की इनकम है, बोले उसका नॉर्मल असेसमेंट करो ना 24-25, रिटर्न फाइल करो 31 जुलाई 24। बोले 24 में तो वो यूएस में कहीं पे चले गए होंगे, कहां पे ढूंढने जाओगे उसको? तो फिर क्या बोलेंगे हम, इसको छोड़ो, ये असेसमेंट ईयर में नहीं, इसी असेसमेंट ईयर में आप टैक्स पे कर दो। तो प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए असेसमेंट 23-24 नॉर्मल है, बट प्रीवियस ईयर 23-24 का 3 मंथ्स का जो भी इनकम है वो भी आपने कब पे किया? असेसमेंट 23-24 में, वो है एक्सेप्शन 174। और वैसे भी आप इंडिया लीव करके जाओगे, ओके, तो वीजा आपको जो परमानेंट मतलब फॉरेन के मिलेंगे उससे पहले सर्टिफिकेट लगेगा, नो टैक्स ड्यू क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मतलब क्लियर करके जा रहे हो आप, टैक्स पे किए बिना नहीं जा रहे हो। तो फिर मुझे ये नहीं पता चलता है, अगर आप इतने छोटे छोटे पर्सन के लिए भी इतनी सारी प्रोविजन लगा रहे हो, तो ये मोदी और ये सब, मतलब नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ओके, वो सब कहां कैसे चले गए पता ही नहीं चला। ओके, 174, where it applies to assessing officer that individual may leave India during current year
और shortly after expiry he has no present intention to returning to India. So total income for the period up to expiry of respective previous year up to probable date of departure उसको सेम असेसमेंट ईयर में ले लेंगे. मतलब आपको पता है कि 30 जून में जाने वाले, तो ये पीरियड का रिटर्न भी असेसमेंट ईयर 23-24 में ही ले लेंगे. एक्सेप्शन समझ में आया? 174 ए बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. AOP BOI bodies form for short duration. Section 174A. सभी लॉजिकल है, जितने भी एक्सेप्शन है लॉजिकल है. पहले तो ये क्या है AOP BOI. अभी पर्सन हमने 231 नहीं किया है, आगे आएगा समझा दूंगा. एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या है? सब जो पार्टनरशिप नहीं है. AOP BOI में क्या होता है? पार्टनरशिप नहीं है, वरना तो वो पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती. अभी आपने क्या किया, मान लो जो 3 फ्रेंड्स हैं वो डिसाइड किया कि भाई हम जॉइंटली कोई जॉइंट वेंचर करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं करते हैं, सिर्फ हमें एक बिजनेस के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करना है, ये पर्टिकुलर बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है वो करना है, और उसके लिए हमारा शेयरिंग होगा. पार्टनरशिप फ्रेम नहीं करते, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर्म करते हैं. और 1 अक्टूबर 2022 को 22 को हमने ये एसोसिएशन फॉर्म किया, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, वो सेल किया, और उसका जो भी प्रॉफिट है वो आपस में बांट लिया. और फिर हमने क्या किया? AOP को डिसोल्व कर दिया कि भाई अभी ठीक है, और वो डिसोल्व किया आपने 30 जून 2023. अब देखिए ये फॉर्मेशन ही हुआ 9 मंथ्स के लिए, बट अगर आप इसको नॉर्मल प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में ये आपने 9 मंथ्स के लिए बॉडीज फॉर्म की, बट अगर इसका नॉर्मल कैलकुलेट करोगे उसके प्रीवियस ईयर्स कितने हो गए? 1/10/22 to 31st March 23 and 1 April 23 to 30th June 23 बराबर है उसका प्रीवियस ईयर 22-23 23-24 असेसमेंट ईयर. तो भी 9 मंथ्स के लिए भी 2 रिटर्न, 6 मंथ्स और 3 मंथ्स के रिटर्न आप फाइल करवा रहे हो. बोलो छोड़ो उसको, ये सभी आप असेसमेंट ईयर 23-24 में ही भर दो. एक ही रिटर्न में ये 9 मंथ्स का कर दो, क्योंकि आपकी बॉडी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए. तो इसके लिए ये नॉर्मल, इसके लिए ये एक्सेप्शन. समझ में आ रहा है? ये 3 मंथ्स के लिए वो क्या हो गया? एक्सेप्शन. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स. सेक्शन 175. अभी होगा क्या समझो. तो ये हमने कर लिया, बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन डिसॉल्व कर दिया. प्रॉपर्टी टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स 175. यहां पे मैंने क्लबिंग की आपको बात की, क्लबिंग प्रोविजन की आपको बात की, जिसमें क्या कर रहे हैं, मान लीजिए मिस्टर ए जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है. अब इसने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो वाइफ को ट्रांसफर कर दी, मिसेस ए को. ओके, कब? से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 1920 में ट्रांसफर कर दी, और तब से ये प्रॉपर्टी उसी के पास है, और वहां पे कोई टैक्स आ ही नहीं रहा है. अब डिपार्टमेंट को पता लगा, अभी प्रीवियस ईयर 23-24 में पता लगा कि ये सब चल रहा है सालों साल से. ओके, तो डिपार्टमेंट असेसमेंट ईयर 24-25 में नोटिस देंगे क्या कि आपका प्रीवियस ईयर 1920, 2021, 21, 22, 22-23 एंड 23-24 इन सभी ईयर में जो भी टैक्स अवॉइड किया है उसको इसी असेसमेंट ईयर में पे करो. तो अभी 23-24 प्रीवियस ईयर के लिए इसमें असेस करना नॉर्मल, बट ये सारे क्या है? एक्सेप्शन. समझ में आ रहा है? अभी यहां पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो अभी
वो चारों साल के रिटर्न है वो ओपन करो। अभी वो खत्म हो चुका है, तो अभी नोटिस अभी देंगे आपको, तो अब इस असेसमेंट ईयर में आपको असेस कर देंगे। वो रिवाइज करने का भी प्रोविजन है, बट वो आगे आपके लेवल का नहीं है, फाइनल लेवल में देखेंगे कैसे ये कंसीडर करते हैं, 147 में कैसे वो नोटिस देते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, चलो इतना क्लियर। 175 लास्ट 176 इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ये जो डिसकंटिन्यूड बिजनेस है, अब यहां पे देखना 4 प्रोविजन ऐसी है, ये चारों प्रोविजन जो है, चारों प्रोविजन 172, 174, 174A, 175, these are mandatory provision। मतलब क्या, असेसिंग ऑफिसर को ये सिचुएशन मालूम पड़े तो यहां पे जो लिखा है वैसे ही आपको सेम असेसमेंट ईयर में या जो भी लिखा है वैसे टैक्स कलेक्ट कर लेना है। आपके पास कोई चॉइस नहीं, ना ही एसएससी के पास ना ही टैक्स ऑफिसर के पास। 176 जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वो है डिस्क्रिशनरी इन नेचर। जब मैं वर्ड बोलता हूं डिस्क्रिशनरी, दैट इज एट ए डिस्क्रिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर। मतलब ये कंपलसरी प्रोविजन नहीं है। क्यों, उसका भी मैं लॉजिक बताता हूं। ये 4 में तो कंपलसरी है, चारों सिचुएशन समझ में आ गई, और इसमें कोई चॉइस ही नहीं है। आप ऐसा ना बोलो नहीं वेट करूंगा, हम वेट करेंगे। ओके, आप नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस है, वी ट्रस्ट ऑन यू, हमें पता है आप टैक्स भरने आओगे, स्पेशली टैक्स भरने के लिए इंडिया में आओ, ऐसा कोई आता नहीं है, ठीक। तो ये कंपलसरी है, जब तक टैक्स ना मिले उसकी शिप को जाने मत दो, या जब तक उसकी अरेंजमेंट ना हो जाए तब तक उसको जाने मत, ठीक है। तो ऐसे सारे प्रोविजन है। बट ये लास्ट प्रोविजन है, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, इसने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया 30th of June 23 में। अब यह बोलोगे ये जो अप्रैल में जून है उसका हम नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में नहीं करेंगे, करंट असेसमेंट ईयर में ले लेंगे। दैट इज व्हाट द प्रोविजन इज ऑल अबाउट, करंट में ले लो। अरे ये पार्टनरशिप डिसकंटिन्यू हुई है बट उसको कन्वर्ट किया है प्राइवेट कंपनी में, और ये सभी पार्टनर इंडिया में ही है, तो ये पार्टनरशिप का रिटर्न भी फाइल कर देंगे, कंपनी का रिटर्न भी फाइल कर देंगे। उसके लिए क्यों है अर्ली करना, तो बोले इसमें नहीं लगाना है 176। तो वो डिस्क्रिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर होगा, इसको सेम ईयर में चार्ज करना कि नहीं करना, इसको असेसमेंट के 23-24 में लेना कि इसको नॉर्मल रखना, क्योंकि यहां पे अवॉइड होने के चांसेस कम है, यहां पे अवॉइड होने के चांसेस कम है, क्योंकि पार्टनरशिप डिसकंटिन्यू है। पार्टनर का तो रिटर्न वैसे भी भरने वाले हैं, तो तब डिसॉल्व पार्टनरशिप का रिटर्न भर देंगे नेक्स्ट ईयर में, वो कहीं पे भागने वाले नहीं, यहीं पे। और इसने पार्टनरशिप बंद की है, नया बिजनेस शुरू किया है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है या एलएलपी की है, तो उसका तो रिटर्न फाइल करेंगे ही करेंगे, उसके साथ पार्टनरशिप का भी कर देंगे, तो उसको हमें अर्ली करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा असेसिंग ऑफिसर हो लगे तो दे कैन वेट। समझ में आ रहा है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ये 5 एक्सेप्शन क्लियर है, 172, 174, 174 है, 175, 176। डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर एंड डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, उसकी भी सेक्शन आपको पता होनी चाहिए, 29 एंड 3। असेसमेंट ईयर 29, सेक्शन 2 क्लोज 9 एंड सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर की इनकम सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर होगा, जनरल रूल। उसके एक्सेप्शन 172 इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, 174 पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, 174 ए AOP BY फॉर्म और बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, 175 पर्सन ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स, तो जब पता चला तब एक साथ टैक्स ले लेंगे, एंड 176 डिसकंटिन्यूड बिजनेस, तो वो डिस्क्रिशनरी इन नेचर है। किसके डिस्क्रिशन में है, एट अ डिस्क्रिशन ऑफ असेसिंग और इनकम टैक्स ऑफिसर। इज दैट क्लियर? और ये बेसिक कंसेप्ट को हल्के में ना ले, और जो हल्के में लेते थे उसके लिए नवंबर 22 में आपको इसका मतलब जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इसका केस स्टडी पूछा। देखो
और कई बार ऐसे पूछते हैं बीच बीच में, क्योंकि उसको लगता है बेसिक कंसेप्ट करता नहीं कोई, ओके, तो वहां पे बीच बीच में डाल देंगे। ऐसा ही नवंबर 22 में पूछा था, देखो क्या पूछा था। मिस्टर एक्स रेसिडेंट एज 56 years till recently was a successful businessman filing his return income regularly, promptly, ever since he obtained PAN card. During COVID pandemic period, his business suffered severely and incurred huge losses. और ये इन लोगों की आदत है, पहले पूरी स्टोरी करेंगे और फिर जब क्वेश्चन पूछेंगे ना, उसका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं होता है, और आप स्टोरी में उलझे रहोगे और क्वेश्चन कुछ और पूछा होगा, ठीक है। He was not able to continue his business and finally on 1st January 24 he decided to wind up his business, which he also promptly intimated to jurisdiction assessing officer. Closure of business. बिजनेस किया, डिसकंटिन्यू, इसने इन्फॉर्म भी कर दिया। असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस भेजा कि आपकी जो इनकम 24-25 की है वो हमें वेट नहीं करेंगे, आप एक काम करो 23-24 में ही रिटर्न फाइल कर दो। ये कौन सा पॉइंट आ रहा है, समझ में आ रहा है? 176 at the discretion of assessing officer. Does assessing officer have power? Power है, discretionary power है। Are there any exception to general rule income of previous year? Yes. तो पहले बोल दो हाँ पावर है, डिसकंटिन्यू में कर सकते हैं। यहाँ पे 22 जो है वो 24 कर देना। आंसर में क्या लिखा होगा, वो मतलब वो नवंबर 22 के ईयर के हिसाब से लिखा होगा, तो यहाँ पे चेंज कर देना। यहाँ पे क्या आएगा 123-24 असेसमेंट ईयर 23-24 इटसेल्फ। और इसके एक्सेप्शन क्या है, शिपिंग बिजनेस, पर्सन लिविंग इंडिया, एओपीबीआई, पर्सन लाइकली ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू टैक्स, और ये 5th वन, दिस वन। तो यहाँ पे सारे पॉइंट भी लिख दिए और यहाँ पे पावर ऐसा भी बता दिया शॉर्ट में, जैसा मतलब जिस पॉइंट के हिसाब से पूछा है उस पॉइंट के हिसाब से आपको आंसर देना होगा। चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन 231, व्हाट डू यू मीन बाय एसएससी? अभी वो सारी डेफिनेशंस जो हमें लर्न करनी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफी है आज के लिए, ठीक है। चलो इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑल दिस सेक्शंस एंड ऑल, ओके, शुड बी रेडी विथ यू, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।